हे माय लवलीज पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कभी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं माई लव का सीजन 2। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला था प्लीज़ दी सीजन 2 ले आओ, सीजन 2 ले आओ। तो चलिए ठीक है, हम सीजन 2 लेकर के आते हैं, ठीक है ना। तो पहली वाली स्टोरी की ऑथर रेणुका थी और नैरेट मैंने किया था। आप लोगों ने सीजन 2 का डिमांड किया था तो मैं इसे अपने माइंड से क्रिएट कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताना मत भूलना। 1 मिनट का सर खाना तो बनता है ना। जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाय ऑन करना है वो लोग प्लीज़ मेरे मेंबरशिप को बाय ऑन कर सकते हैं। मैंने 30 रुपीज़ का प्रिक लगाया हुआ है। और जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो लोग टेलीग्राम पे पधार सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने बोला था 1 मिनट पर पहले ही खा गई। कोई नहीं। सबसे पहले हैप्पी मकर संक्रांति सभी लोगों को, हैप्पी पोंगल, हैप्पी ओनम और वॉटेवर जितने भी है सबको हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ओके देन चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक शख्स स्ट्रीट पे किसी को उल्टा लिटा करके बहुत मार रहा होता, बहुत मार रहा होता, बहुत मार रहा होता है। जब उसके मुंह से ब्लड आने लगता है वो हंसते हुए कहता है हा 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 हा, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। मैंने बोला ना तुम मुझे मार नहीं सकते हो। इतना सुनना हुआ ही था कि वांग जी जैसे ही वो ब्लड देखता है वो पैनिक करने लगता है। कहता है क्या कहा तुमने? हाँ क्या 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 कहा? मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर एक और पंच देता है एंड देन सामने वाला आदमी बेहोश। बट उसको मारने के साथ ही वो टांग हाथ चियाड़ के बैठ जाता है एंड देन हाफते हुए कहता है हाँ, हाँ, ये ब्लड देखने के बाद मुझे ऐसे क्यों और ऐसे करते हुए वांग जी बेहोश। जैसे ही वांग जी बेहोश होता है शू यांग वीन चाओ उसे उठा करके वैन में डालते हैं और उसे घर लेके आते हैं जहाँ पे लैंस चैन माफिया के अंडरवर्ल्ड डॉन थे एंड देन उनका खुद का एक बिजनेस वर्ल्ड में नाम था। बिजनेस का सारा ताम झाम जो भी होता है साम दाम वो सारा चीज़ देखते थे। लैंस कॉर्पोरेशन, लैंस हाउस, लैंस इंटरप्राइजेज, लैंस मीडिया, लैंस हॉस्पिटल, लैंस शेयर मार्केट्स, लैंस मतलब हर जगह लैंस लैंस था। बट इलीगल तरीके से सारा काम वांग जी ही करता था और लीगल तरीके से लैंस चेन करते थे। घर लाने के साथ ही डॉक्टर की पूरी 4 टीम वांग जी का टेक केयर में लगी हुई थी। हर कोई नाखून चेक कर रहा, कोई पैर चेक कर रहा, कोई नब्स चेक कर रहा, कोई बीपीएम, कोई हार्ट बीट, कोई कुछ। सारे रिपोर्ट को लिखते हुए कहते हैं सर एवरीथिंग इज फाइन। लैंस एचन चल जाते हुए कहता है तो फिर ये बेहोश क्यों हो गया? क्या तुम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है? बेचारे सारे डॉक्टर के प्राण पखेरे उड़े हुए थे और वहाँ पे जितने भी डॉक्टर थे सारे के सारे अल्फा और बीटा थे। ये वापस से ओमेगा वर्स थी क्योंकि पास्ट लाइफ वाली स्टोरी भी ओमेगा वर्स थी, ठीक है। तो इतना सुनना हुआ ही था तो वो कहता है सर हम क्या कर सकते हैं? वो कहता है हाँ, क्या कर सकते हो? हाँ, क्या कर सकते हो का क्या मतलब है? तुम्हें पता है अभी टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस है? मुझे नहीं पता, जो करना है करो पर इसे ठीक करो। और ये 2050 की स्टोरी है क्योंकि देखो 2025 में करंट उन लोगों का लव रिलेशनशिप वगैरह चला था, देन मर गया था। तो मैंने बस थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तभी तो ये लोगों का फिर से पुनर्जन्म होएगा ना। तो सारे वहां से चले गए थे। वांग जी कहता है लैंसिजन कहता है वांग जी से वांग जी तुम्हें मरना नहीं है, किस चीज़ का फोबिया है तुम्हें, हाँ बताओ। तभी एक डॉक्टर आते हुए कहता है सर मेरे पास एक उपाय है जिनसे कि इनके फोबिया को हम कम कर सकते हैं। तो वो डॉक्टर कहता क्या? कहता सर बायो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ये एक आंख में लेंस लगा दे और उसे हम मॉनिटर करते रहें। अगर ऐसा फोबिया आता है तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर सर खुद से स्विच कर सकते हैं। तो लैंसिजन कहते हैं इससे क्या कुछ प्रॉब्लम होने वाला है? कहता है नहीं सर इससे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं। इतना सुनना हुआ ही था तो वो कहता ठीक है। उसके बाद वांग जी का करंट में उसके बेडरूम में नहीं मतलब उसी के दूसरे कमरे में पूरी मशीन की तैयारी की जाती है जिससे कि उसको आँख का ऑपरेशन कर सका, एक ही आँख का, राइट का। सीचन खुद वहां पे मौजूद थे। वांग जी को स्टेचर पे लिटाया जाता है, उसके दोनों हाथों को बांध दिया जाता है, पैर को बांध दिया जाता है। उसके बाद उसे एनेस्थीसिया दे करके उसे बेहोश करा जाता है। आईवी ड्रिप्स चढ़े हुए थे और ब्लड भी चढ़ाया जा रहा था। एक बायो वेपन जिसको आईज में लगाने के बाद वो
फ्यूचर, पास्ट, हर चीज़ को वो कंट्रोल कर सकता था, अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता था। हालाँकि वांग जी एक डोमिनेटिंग, रूड, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव अल्फा था, बट फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता था। वांग जी के एक आइज़ को ऑपरेशन करके वो मॉनिटर चिप आइज़ में इम्प्लांट कर दिया जाता है, और उसका स्विच एक घड़ी में और इसके एक हाथ में लगा दिया जाता है इम्प्लांट करके। उसके बाद उसे बेड पे लिटा दिया जाता है। पूरे 7 दिन हो चुके थे। वांग जी अंडर मॉनिटरिंग में था, क्योंकि उसे डॉक्टर हर सेकंड का मॉनिटर कर रहे होते हैं, हर चीज़ का। भाई देखो, स्टार्टिंग में भाग मत जाना, मैंने बहुत मुश्किल से एक स्टोरी का कॉन्सेप्ट सोचा है, मज़ा आएगा, ठीक है। वांग जी लेटा हुआ था, उसे कुछ तो फील हो रहा था, उसके एक फिंगर हिल रहे थे। पूरा घर ना राउंड 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 घूम रहा था वांग जी के इमेजिन में। उसे लग रहा था जैसे कि ये घर चक्कर खा रहा है, वो कहीं तो जा रहा है, किसी ज़ोन में, किसी लेयर में, किसी टाइम ज़ोन में, कहीं तो जा रहा है। वांग जी फटक से जब उसकी नींद खुलती है, तो वो एक छत पे खड़ा था। वो देखता है एक शख्स जो कि छत के सीलिंग पे खड़ा है, रेलिंग पे खड़ा है, और वो बोल रहा है, विंग, मैं तुम्हें कहीं न कहीं, किसी न किसी जन्म में, किसी जन्म में तुम्हें ढूँढ लूँगा। मुझे माफ़ कर दो, सच में मुझे रिग्रेट है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के चले जाओगे। जो कुछ वांग जी उस रेलिंग पे खड़ा होकर बोल रहा था, देन अपनी आँखों को बंद करते हुए वो सीधे छलांग लगा देता है, और क्यारी से जाके उसका सर फट जाता है, और ऑन द स्पॉट वो मर चुका था। जो छत के ऊपर खड़ा था वांग जी, वो उस रेलिंग को पकड़ के वो नीचे देख रहा होता है। माली दौड़ते हुए उसकी तरफ भागता है और अंदर जाकर आवाज़ लगाता है। वो सारे थिंग्स देखता है कि वांग जी को उठाकर हॉस्पिटल लाया जाता है। खून से सना वांग जी मरते वक्त बस बोलता है, विंग, और उसकी सांसें खत्म, सब कुछ खत्म। डॉक्टर बोलता है, ही इज़ नो मोर। सिचन धड़ाम से बैठ जाता है, कहता है, क्यों, क्यों मेरे भाई, क्यों, क्यों किया तूने ऐसा? जब तुमने उसके साथ गलत किया तब तुम्हें पछतावा नहीं था? अब अपनी जान दे के क्या साबित करना चाहते हो तुम? हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? तुम्हें पता है ना, हम लैंस हैं, हम प्यार भी एक बार करते हैं, शादी भी एक ही बार करते हैं, और जीवन साथी भी एक बार ही चुनते हैं। मेरे भाई, तेरी आत्मा को शांति दे। हर जन्म में मैं तेरा भाई बनना चाहूँगा, तेरी टेक केयर करना चाहूँगा। और सीचन उसको गले लग के फूट फूट के रो रहे थे। वांगजी जो कि फ्यूचर से पास्ट में आकर ये सारे सीन को देख रहा होता है, उसकी आंखों से ना आंसू टपक रहे थे, और वो कहता है, विंग, कौन है ये विंग? इतना बोलना हुआ ही था कि वांग जी जो करंट 2050 में था, उसकी आंखें फटक से खुल जाती है और वो चीखते हुए बोलता, विंग। सारे डॉक्टर की पूरी टीम चौकन्नी हो गई थी, क्योंकि जो मॉनिटरिंग था ना, वो बिप 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 बज रहा होता है। सारे भागते हुए उसके पास आकर कहते हैं, सर, आर यू ऑल राइट सर, आप ठीक हैं? और उसके बाद सब चेक कर रहे, चेक कर रहे, चेक कर रहे। वांग जी कहता है, ये विंग कौन है? ढूंढो, ढूंढो उसे, ठीक है ना? सारे लोग चौंकते हुए कहते हैं, हाँ, विंग, ये कौन है? पर वांग जी ने उसको भी नहीं देखा हुआ था, और वो बस उसे याद था कि विंग। उसके बाद फिर वांग जी को अच्छे से चेकअप कर दिया जाता है। फिर सबके जाने के बाद लैंसिचन उसके पास आते हैं, उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है, मॉम, डैड, अंकल, आंट, यहाँ तक कि हमारी बहन, सबका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। मेरे पास एक ही प्रीसियस खजाना है, और वो है तुम। तुम्हें ब्लड का फोबिया क्यों है वांग जी? तुम ब्लड देखकर इतना पैनिक क्यों करने लगते हो? हाँ, सीचन की बात सुनकर वांग जी कहता है, खका, अगर मैं आपसे एक चीज कहूँ तो क्या आप यकीन करोगे? तो वो कहता है, बोलो। कहता है, क्या कभी आपने सुना है कि किसी का कोई पुनर्जन्म भी होता है? सीचन हंसते हुए कहते हैं, ये बहुत कम और रेयर केस है, बट हाँ, होता है। क्या बात है? वांग जी कहता है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है तो क्या आप यकीन करोगे? सीचन मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो तुम्हारा हुआ है तो मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो शायद मेरा भी हुआ होगा। वांग जी कहता है, हाँ। सीजन कहते हैं, वाट अ जोक। वांग जी, ऐसा नहीं होता है। सीजन कहता है, मैंने देखा गगा कि मैं हॉस्पिटल में दम तोड़ रहा हूँ, आप मुझे गले लगा के फूट फूट के रो रहे हैं, और ये 2025 की बात है। और क्या ऐसा हो सकता है कि क्या हम रिकॉर्ड्स निकलवाएं? गगा, प्लीज़। कहता है, ठीक है, देखता हूँ मैं, इतना बोल करके। और वो कहता है,
आराम करो। फिर सीचन को भी वांगजी की बातों पे डाउट हो रहा था, क्योंकि वांगजी को हमेशा से ना अंधेरे से डर लगता। कोई कोई पीछे से हाथ लगा देता तो वो फटाक से उसका हाथ मोड़ करके देन एक पंच धर देता। कितने बार तो सीचन भी पिटते पिटते बचे थे। देन वो कहता है ठीक है मैं देखता हूँ। उसके बाद वो सारे कॉलेज वगैरह में ना ढूंढना स्टार्ट करता है, लगभग 25 साल पहले का सारा चीज़ वो ढूंढ रहा था, ढूंढ रहा था, ढूंढ रहा था। एक मंथ के पूरे सर्च के दौरान उसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है एंड देन उसके बाद एक फ़ाइल मिलता है जो कि वांगजी का था। वो जब मिल जाता है तो उसमें उसका पिक्चर देखता है, थोड़ा बहुत वांगजी के जैसा मिलता है, क्योंकि अभी वांगजी एक अग्रेसिव डोमिनेट अल्फा एक माफिया था और उसमें जो वांगजी था वो एक बैडएस बॉय था, क्योंकि वो कॉलेज लाइफ का था। इसीलिए तो दोनों को पिक्चर थोड़े थोड़े सेम लग रहे होते हैं, हालांकि सिमिलर ही थे बट अलग थोड़े से लग रहे थे। तो वो देखने के बाद ही कहता है क्या वांगजी सच बोल रहा था। फिर वो कहता है जब ये मिला है तो उसका जूनियर है, तो वो कहता है कि इसी साल के जूनियर के सारे लिस्ट निकाल कर दो। सीचिन के हाथ में 2 फाइल थी। वो फाइल देखने के बाद वो वांगजी के सामने एड प्रेजेंट करते हुए कहता है वांगजी अब कैसा लग रहा है तुम्हें। वांगजी अपने आप को सूट बूट में रेडी कर रहा होता है एंड देन कहता है मुझे कैसा लगेगा गागा, आई एम फाइन ओके ना। तो वो कहता है ये देखो ये 2 फाइल्स मिली है, क्या तुम चेक करना चाहोगे। कहता चलिए स्टडी चलते हैं। इतना बोलकर दोनों भाई सोफा पे आके बैठ जाते हैं। 2 कॉफ़ी लाके रख के और सर्वेंट्स चले जाते हैं। उसके बाद वांगजी वाला फाइल पहले वांगजी उठाता है एंड देन उसमें नाम वाम पढ़ता है सब कुछ, तो देखता है कि हाँ सच में ऐसा हुआ है। एंड देन उस समय वो एक बैडएस बॉय था एंड देन अचानक से उसकी एक दिन डेथ हो जाती है। डेथ का कारण था छत से गिर के अपनी जान दे देना। रीजन था डिप्रेस्ड, स्ट्रेस और कुछ नहीं, बस डर, यही सब था लिखा हुआ, क्योंकि उसमें कुछ दिखता थोड़ी है, वो तो वांगजी को पता था ना। ये चेक करने के बाद उसे याद आता है कि हाँ वो छत पे जा कर के अपने किए हुए गलती के लिए पछता रहा था वो, और माफ़ी भी मांग रहा था विंग से। दूसरा फाइल लेने से पहले ना वांगजी की दिल की धड़कन ना बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, बहुत बहुत ज़्यादा। और वो डरते हुए कांपते हुए उस फाइल को उठाकर कहता गगा आर यू श्योर ना कि ये विंग की फाइल है। तो कहता ये विंग की फाइल है। वांगजी उस फाइल को जैसे ही ओपन करता है उसके फोटो को देखते ही उसके मुंह से निकलता है विंग, और उसकी फ़ोटो को देखकर एक अजीब सा फ्लैशबैक चल रहा होता है। वो पानी डालना और उसके बाद विंग का आकर थप्पड़ मारना, फिर बार बार उसे थप्पड़ मारा जलील करना, वांगजी को उसे छत पर ले जाकर किस करना, वो सभी थिंग्स ना वांगजी को एक एक करके उसको टच करते ही याद आ रहा था। ये सारी चीज़ें उसके जो लेंसेज वाले आईज थे ना उसमें रिकॉर्ड हो रही थी, क्योंकि मेमोरी चल रही थी माइंड में और वो एक फिल्म के जैसे रिकॉर्ड हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो वांगजी था उसका पूरा बायोडाटा पढ़ता है एंड देन उसे पता चलता है कि उसकी डैड और मॉम अपने नहीं थे एंड देन जियांग चिंग उसका बड़ा भाई था। सारी चीज़ें स्टोरी वगैरह वो पढ़ लेता है एंड देन उसे पता चलता है कि ये कॉलेज से कूद कर जान दे दिया था। वांगजी कहता है गग्गा मुझे इस कॉलेज में जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ। सीचन कहता है तुम क्या चाहते हो। कहता है मैं इस कॉलेज को खरीदना चाहता हूँ। सीचन कहता है ठीक है तो मैं अभी खरीद लेता हूँ। इतना बोल कर वो अपनी पीए लेले को कॉल करता है एंड देन कहता है इसका ट्रस्टी कौन है मुझे जानना है। उसके बाद वो कहता है सर ओके सब अरेंज हो जाएगा। फिर लैन सीचन और लैन वांगजी दोनों उस कॉलेज के लिए रवानगी लेते हैं। कारों का काफिला चल पड़ता है। कॉलेज के मेन एंट्रेंस से होते हुए अंदर कारें आती है। पहले तो वहाँ का जो डीन था वो तो डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई थी इतने सारे कारों को देख करके एंड देन वो कहता है ओ माय गॉड इतने सारे कार, हाँ कौन हो सकता है। फिर लैन सीचन और लैन वांगजी स्टाफ रूम में आते हैं। वहाँ पे डायरेक्टर खुद चाय पानी नाश्ता आओ भगत उसका कर रहा था। कहता सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और उनको पता है कि भाई ये इतने बड़े लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लैन सीचन अपना फाइल पटकते हुए कहता है साइन इट। तो डायरेक्टर कहता व्हाट सर। कहता ये कॉलेज हम खरीद रहे हैं। कहता बट सर ये तो जियांग्स के हैं सर। कहता जियांग्स के हैं या किसी और के भी, बट मैं खरीद रहा हूँ ठीक है ना। इतना बोल करो कहता है साइन करो। कहता सर पर उनके डायरेक्टर को बुलाना पड़ेगा ना, उनके सीए को। इतना सुनना हुआ ही था। वो कहता ठीक है कॉल मिलाओ। कॉल मिलाते ही कॉल जाता है जियांग चेंग के पास। जियांग चेंग पिक करता है और कहता है हेलो। जब उसे पता चलता है तो उसका भी 4 कारें आती है कॉलेज 20 मिनट के बाद। आने के साथ ही दांत पीसते हुए आता है और कहता है कौन है वो बदतमीज इंसान। और यहाँ पे जियांग चेंग अल्फा है और सीचन ओमेगा है, क्योंकि पिछले वाले स्टोरी में
जियांगचिंग को अल्फा बना दिया था रेणुका ने, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जिनको प्रॉब्लम हो वो लोग भूल जाओ, ठीक है ना। तो वो आते ही कहता है कौन है वो इंसान। इतना सुनना हुआ ही था कि सीचेन जियांगचिंग को देखता है तो देखता ही रह जाता है और कहता है मैं हूँ वो, क्या कोई दिक्कत है। जियांगचिंग भी उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। एंड देन वापस से अपने सीन्स में लौटते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, ये कॉलेज मेरा है, मैं क्यों बेचूं इसे। तो वांगजी कहता है तो फिर 50-50 करो, क्योंकि मुझे ये कॉलेज चाहिए, मतलब चाहिए। इतना सुनना हुआ ही था। वो कहता है हाँ डिस्कस्टिंग, नहीं करना मुझे। और यहाँ पे आके वांगजी और जियांगचिंग में तू मैं हो रही थी कि मुझे ये हर हाल में चाहिए, और जियांगचिंग बोल रहा था मैं नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं नहीं दे रहा हूँ। सीजन कहता है हम बीच की बात करें, 70%, 30%। तो कहता है 70% मेरा। फिर वो कहता है ठीक है 60-40 करते हैं ना। जियांगचिंग मान जाता है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था, उसे डबल पैसे दे रहा था। वांगजी कहता है मैं ट्रिपल दे रहा हूँ, 50-50 करो। जियांगचिंग कहता है बट आपको ये कॉलेज क्यों चाहिए, ये तो इतना बड़ा भी नहीं, ये तो नंबर 10 में आता है, फिर आपको क्यों चाहिए। वांगजी कहता है मुझे ये पसंद आया इसीलिए। फिर जियांगचिंग मान जाता है एंड देन उस कॉलेज वाले पेपर जो था उस पर साइन कर देता और दोनों का 50-50 हो गया था। उसके बाद ये लोग प्रोसीजर पूरा कर ही रहे होते कि वांगजी उठता है एंड देन उसी फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो क्लासेस होते थे वहाँ आता है। सीढ़ियों को टच करते हुए, हर चीज़ को देखते हुए, यादों को ताज़ा करते हुए, कैसे वो विंग को लेकर के छत पे आया था, किस किया था, वो उस दीवार को देखता है। फिर वहाँ से चलते हुए वो उस रेलिंग पर आता है, टच करते हुए उसे विंग का अक्स फील होता है। और वो देखता है कि विंग कितने पेन में था, उसके टमी पे हाथ था और वो यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दी। वांगजी कहता है मुझे माफ़ करो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा विंग। मैंने कहा था तुमसे कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, मतलब मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। अगर मुझे पूरी चाइना को छानना पड़ा ना तो मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूँगा। इतना बोल करके वांगजी नीचे आता है। फिर जियांगचिंग का कार का काफड़ा वहाँ से चला जाता है। सीचन मन ही मन मुस्कुरा रहे होते क्योंकि जैसे ही जियांगचिंग मुड़ा था वो धड़ाम से गिरने वाला था। हमारा सीचन ने उसको कमर से पकड़ लिया हुआ था। हालांकि जियांगचिंग अल्फा था बट फिर भी हमारा सीचन कम नहीं था और उसे देखते हुए कहता है क्या आप ठीक हैं। जियांगचिंग फटक से उठ जाता है और कहता मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और इसके बाद हमारे सीचन के मन में लड्डू फूटा और वो मुस्कुरा रहा होता है पागलों की तरह। रंग जाते हुए कहता है गा चलिए। वो कहता ठीक है। और इतना बोल करके और वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। आने के बाद कार में बैठ जाता है और वांगजी ना अभी स्टिल वही सारी बातें सोच रहा होता है। उसका दिमाग उसे प्रोसेस करने में हेल्प कर रहा होता है। अब होता है ना कि आते हैं तो ट्रैफिक्स मिलता है। ट्रैफिक्स पे जैसे ही उन सबकी कार, क्योंकि 12-13 कारें थी, अचानक से आके रुक जाती हैं। तो ड्राइवर से पूछता है सीजन क्या हुआ। कहता है सर ट्रैफिक है और एक लड़का देखिए डांस कर रहा है और सारे ट्रैफिक्स को हटा रहा है। तो सीजन कहते हैं जाओ जाकर बाहर देखो और क्या हो रहा है। ड्राइवर कहता है ओके सर मैं जा रहा हूँ। 2 कारें से ड्राइवर्स निकल कर के जाके चेक कर रहे होते हैं। वहीं पे एक लड़का आराम से वो कान में हेडफोन लगाए हुए था एंड देन गाना पे की धुन पे डांस कर रहा था। एंड देन लेफ्ट वालों को जैसे होता है ना ट्रैफिक पे इधर वालों को उधर, उधर वालों को उधर भेजना होता है सिस्टमेटिकली, तो वैसे वो भेज रहा होता है। तभी वो आते हुए कहता है सर वो लड़का तो मान ही नहीं रहा है। वांगजी कहता है काका मैं देखता हूँ। और इतना बोल करके वो अपना गन को रीलोड करता है देन कार से बाहर उतर जाता है। उसके साथ 5-6 बॉडीगार्ड। वांगजी एकदम सहनसा की तरह चलते हुए उस तरफ जाता है जहाँ पे वो लड़का का बैग उसे दिख रहा था और आते ही कहता है तुम क्या मरना चाहते हो। हाँ इतना सुनना हुआ ही था। तो वो लड़का ना अपना कान हेडफोन में जो लगा हुआ था ना, कान में हेडफोन वो गले में लगाते हुए कहता है एक्सक्यूज मी कुछ कहा क्या आपने। इतना बोलकर वो जैसे ही पलटता है हंगजी कहता है फहींग। कहता एक्सक्यूज मी क्या कहा आपने। कहता फहींग। कहता यस माय नेम इज विंग। बट आपको कैसे पता चला। हाँ मेरे पास तो बैच भी नहीं है, आईडी भी नहीं है। वांगजी फटक से विंग को गले लगा लेता है। विंग कहता है हे हेलो 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 होल्ड डाउन होल्ड डाउन। इतना बोलकर उसे धक्का देता है और कमर पे हाथ लेते हुए कहता है देखो मुझे पता है कि तुमने सूट बूट पहना है तो तुम कोई बिजनेसमैन या बड़े आदमी होगे, ठीक है, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर तुम ऐसे आते जाते ऐरे बनके गहरे बनके मेरे को गले क्यों लगाया। तो वांगजी कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया विंग। क्या क्या मैं याद हूँ तुम्हें। विंग कहता हेलो मुझे क्या कुछ याद रखना था। जहाँ तक मुझे पता है कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ यू बुढ़े अंकल। इतना बोलकर विंग करता हुआ वहाँ से फिर वो वापस डांस करते हुए और
सबको जाने लगता है। वांग जी अपने सारे गार्ड को कहता है कि इसकी मदद करो। विंग कहता है हाँ, मैं अकेले कर लूँगा ना। पर वो सारे गार्ड जैसे विंग डांस कर रहा था वैसे सेम ऐसे करते हुए सबको ऐसे लेफ्ट राइट इधर उधर उधर करके पूरा ट्रैफिक क्लियर करवा देता है। उसके बाद वांग जी कहता है देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तो क्या मेरे साथ कॉफ़ी पियोगे? अब सीजन ने कार में बैठे-बैठे देख रहे हैं मेरे भाई को हुआ क्या है, उस ओमेगा के पीछे ऐसे नहा धो के क्यों पड़ गया ये? तो सीजन आते हुए कहता है वांग जी मुझे कुछ बात करनी है। वांग जी आता है कहता है काका ये वही है। मैंने इसे ढूँढ लिया। मुझे लगा नहीं था कि इतनी आसानी से मिल जाएगा, बट इसे कुछ याद नहीं है काका। तो सीजन कहते हैं हम फिर इसके बारे में पता लगाते हैं, तुम्हें क्या करना है? वांग जी कहता है काका मैं इसके साथ रह सकता हूँ क्या? तो कहता है अकेले मत जाना, रिस्क हो सकता है ना, तो मैं कुछ गार्ड्स को छोड़ रहा हूँ। कहता ठीक है। फिर 7-8 गार्ड को छोड़ करके और सारे कार वहाँ से चली जाती है, एक कार वांग जी का साइड करके लग जाती है रोड पे। ठीक है, उसके बाद वो विंग को कॉर्नर लाता है जहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग के बगल में वो वहाँ पे चलने वाला रहता है ना, तो वहाँ पे ले आता है उसको और कहता है तो क्या मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पी सकता हूँ? विंग वापस से ताव में आते हुए कहता है एक तो तुमने बिना मांगे और बिना पूछे मेरी मदद की, ठीक है ओके थैंक यू, बट मुझे ये बताओ कि तुम मेरे पे चढ़े क्यों जा रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ कोई डेट वेट नहीं करना, कोई कॉफ़ी नहीं पीना, तुम्हारा फ़ोन नंबर एक्सचेंज नहीं करना, मुझे तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं जानना, ठीक है ना? हमारा तुम्हारा डिवोर्स होता है, ओके डिवोर्स 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 इतना बोलकर वो जा रहा होता है। वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेकर कहता है हे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, एक्चुअली मैं तुम्हें अपने अपने बच्चे की मम्मा बनाना चाहता हूँ, क्या तुम बनोगे? रिंग कहता है हाँ, थप्पड़ मारूंगा मैं तुम्हें, तुम तो मेरे गले ही पड़े जा रहे हो। वांग जी कहता है प्लीज विंग ये थोड़ा ऑकवर्ड है, बट कैसे बताऊं मैं? तुम्हें पता है तुम पुनर्जन्म पे विश्वास करते हो मतलब तो विंग कहता है मतलब ये है तुम्हारा कि हाँ तुम्हारा और मेरा पुनर्जन्म हुआ है? हा 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 व्हाट अ जोक, पर फनी नहीं था, मुझे हंसी नहीं आई। एक लात मारता उसके पैर पे, कूच के और वहां से चला जाता है। वांग जी कहता है हे यू। विंग ना बीच वाली उंगली दिखाते हुए कहता बुड्ढे अंकल अगर तुमने मेरा पीछा किया ना आई स्वेयर मैं पुलिस को बता दूंगा, वरना भागो इधर से। वांग जी कहता है बट अपना नाम तो बता के जाओ। विंग कहता अभी तो तुमने मेरा नाम लिया था ना, तुम्हें पता नहीं है? वांग जी कहता मेरे साथ एक कॉफी तो पी लो। विंग कहता है दोबारा मेरे पीछे मत आना वरना। वांग जी कहता फिर वो अपनी कार में आके बैठ जाता है। विंग ना पैदल पैदल चल रहा होता है पैदल वाले रास्ते पे, तो वांग जी की कार ना धीरे 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 चल रहे थे। विंग को थोड़ा थोड़ा मतलब पता चल रहा था कि हाँ कोई पीछे पीछे आ रहा है, बट वो फिर उसे लगता नहीं था। फिर वो थोड़ा दूर आगे जा कर के देखता है और उसे कहता है हे, उसके कार के पास आकर विंडो को ठोक पीट देता है और कहता है पहली बात ये बताओ मुझे कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? दूसरी बात ये देखो हम पहली बार मिले हैं तो मेरे गले मत पड़ो, सच्ची बता रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ डेट वेट नहीं करने वाला। तुम शकल से हैंडसम क्या दिखते हो हाँ मतलब अच्छे दिखते हो, एक रूड डोमिनेटिंग अल्फा जो होता है वैसे दिखते हो, बट तुम मेरे टाइप के नहीं हो। इतना बोल करके और वांग जी को वो सीधे मुंह चिढ़ाता हुआ चला जाता है। वांग जी अपनी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है हान, उसका कहने का क्या मतलब है कि मैं उसके टाइप का नहीं हूँ? मतलब मैं क्या हैंडसम नहीं हूँ? मैं क्या चार्मिंग नहीं हूँ? हान बेचारा क्या बोले और कहता है सर वो स्कूल कॉलेज गोइंग बॉय हैं, आप उसके कपड़े देखिए कितना क्रैंकी फ्रैंकी पहना हुआ है, और आप हमेशा ये सूट बूट और ये चोमू जैसे बाल बना के रखे हुए हैं। तो वांग जी कहता है व्हाट चोमू? वो कहता है सर आई मीन कि पूरे बालों को हेयर स्टाइल को वैक्स लेके सेट करा हुआ है, परफेक्ट बिजनेसमैन और माफिया लग रहे हो। तो बच्चा डरेगा ना सर पर मैंने उसे देखा है कि वो आपकी बेइज्जती आई मीन कि आपका मजाक बना रहा था। वांग जी कहता है इसकी तो मैं, कहता सर आप भूल गए हैं आप इसी को ढूंढ रहे थे। वांग जी कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, और इतना बोल करके फिर वांग जी वहाँ से अपने घर आ जाता है। अब बेड पे आने के बाद हमारे वांग जी को कुछ और ही हो रहा था और कहता है हान को कॉल करते हुए हान पता चला वो क्या करता है? कहता यस सर मुझे पता चल गया है, वो पार्ट टाइम जॉब करता है और वो भी रेस्टोरेंट में। तो वो कहता है कौन से रेस्टोरेंट? वो कहता है सर मैंने नंबर सेंड कर दिया है, नाम भी सेंड कर दिया है। वांग जी आप एक अच्छा सा ड्रेस वेयर करता है देन गाना गुनगुना रहा होता है। तो सीचन वापस से आकर कहते हैं कहाँ जा रहे हो? कहता है उसे याद दिलाने, उसे कुछ भी याद नहीं है और मैं जा रहा हूँ। तो सीचन कहते हैं तुम्हारे पीछे गार्ड भेजूंगा मैं क्या? वांग जी कहता है नो गोगा वो डर जाएगा। सीचन कहते हैं ठीक है। सीचन के जाने के बाद वो वांग जी के जाने के बाद सीचन हान को कहता है कि अपने साथ सिविल ड्रेस में गार्ड्स को भी लेके जाओ, मैं नहीं चाहता कि वांग जी के ऊपर कोई भी खतरा आए, मैं यहाँ पे हूँ
इतना बोलकर सीचन के पास एक इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी अटेंड करना, तो वो अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग, और यहाँ पे विंग का ना जियांग फैमिली से कुछ भी लेना देना नहीं है। विंग ऑर्फन है, सिंगल पर्सन बच्चा है वो। तो अपना कपड़ा वगैरह चेंज करके आता है एंड देन वो जापानी रेस्टोरेंट था, वो ना खाना वगैरह सब ना सर्व कर रहा था ले जा करके। वांग जी एक कैबिन में बैठा हुआ था और उसने भी खाना ऑर्डर करा हुआ था। इत्तेफाक से विंग ही सारा खाना ला करके और जैसे रखता कहता है थैंक यू सर, और वो वांग जी को देखता है और उस कमरे में कोई और नहीं था। वांग जी नीचे मुंडी करके बैठा हुआ था। वांग जी फटक से उसको खींच कर अपनी गोद में बिठा लेता है। वांग जी पहले से ही बहुत ज़्यादा अराउज था और उसके रिलीज हो रहे फेरोमोन्स विंग को कहीं ना कहीं हिट कर रहे थे। तो वो कहता है सर ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना, आप अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल कीजिए सर। तो वांग जी वापस से उसे कहता है मैं तुम्हें अपने बच्चे की मम्मा बनाना चाहता हूँ, क्या तुम बनना नहीं चाहते? हाँ। फिंग कहता है नहीं, अगर मेरे पास कोई लास्ट ऑप्शन में भी आप बचे ना तो मैं आपको नहीं चुनूंगा सर। इतना बोलकर वो उसको जबरदस्ती हटाकर खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है क्यों? तो विंग कहता है पता नहीं क्यों, पर मुझे आपसे अच्छी वाइब्स नहीं आती है। एक होता है ना कि लोग मिले तो अच्छी वाइब्स आती है, पर अच्छी वाइब्स आती ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि आप मुझे धोखा दे रहे हो या फिर धोखा देने वाले हो। वांग जी को जो कि पास्ट लाइफ की हर चीज़ याद थी, इसलिए वो इस बात को गौर कर रहा था क्योंकि पिछले बार भी तो वांग जी ने ही उसे धोखा दिया था ना। तो कहता है नहीं, इस बार मैं तुम्हें नहीं दूंगा धोखा विंग, एक बार तो ट्रस्ट करो। विंग कहता है आई एम सॉरी सर, पर मुझे नहीं हो रहा है, अगर आपको कुछ और चाहिए तो बेल बजा दीजिएगा। इतना बोलकर वो चला जा रहा होता है तो वांग जी कहता है हे, मैं अकेले इतना सारा नहीं खा सकता, तो क्या तुम मेरे साथ खाओगे? विंग कहता है बट सॉरी सर, ये रूल नहीं है कि हम अपने ओनर के साथ बैठ के खाना खाएं। वांग जी कहता है एज अ फ्रेंड बैठ जाओ, क्योंकि मेरे साथ देखो जिसके साथ मैं मीटिंग करने आया था वो नहीं आ रहा है, उसने कैंसिल कर दिया, प्लीज़ एज अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़। वांग जी को इस तरह से प्लीडेड करते हुए विंग को बड़ा मज़ा आ रहा था और वो कहता ठीक है। फिर वो बैठ जाता है, अपने मन में कहता है वैसे भी भूख लगी हुई थी, पूरा दिन तो इसने मेरा कवार किया है, इसका मैं बिल बढ़ाता हूँ। इतना बोलकर वो खाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बड़े आराम से उसको खाते हुए देख रहा था। वैसे भी वांग जी का तो उसको देख के भूख बढ़ गई थी और पेट भर गया था, तो वो उसको देख रहा होता है, देन खा रहा होता है, कहता है तो वो तुम मुझे लाइक करते हो विंग? विंग कहता है खांसते हुए क्या कहा, क्या बकवास कर रहे हो, मैंने पहले भी कहा है ऐसी बातें मत करो ठीक है ना, मैं बस खाना खा रहा हूँ। इतना बोलकर वो वापस खाने लगता है। उसके बाद वांग जी भी खाना स्टार्ट कर देता है। मैं उसको देख भी रहा था, मुस्कुरा भी रहा होता है। उसके बाद फिर वांग जी बिल पे कर देता है और वो चला जाता है पे करके, वो पैसा लेके चला जाता है। वांग जी मुस्कुराते हुए दोबारा से बाहर आता है एंड देन विंग को ढूंढ रहा होता है। विंग ना दूसरे केबिन में जा रहा था लेकर के, तो वो फिर वेट करता है थोड़ा देर उसको बाहर आने के लिए और कहता है उसके आते ही ये मेरा कार्ड है, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम मुझे हेल्प के लिए बुला सकते हो ठीक है ना। तो वांग जी की बात सुनकर विंग बस हाँ में सर हिला देता है, देन चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग कहता है हाँ कब काम आओगे मेरे तुम, छोड़ो भी, और इतना बोल करके वो कार्ड को अपने पॉकेट में रख लेता है। सारा काम खत्म करने के बाद विंग अपना कपड़ा चेंज वगैरह करके और अपनी गर्दन को ना ऐसे ऐसे प्रेस करते हुए, क्योंकि उसके नेक में ना बहुत दर्द हो रहा था, तो वो प्रेस करते हुए जा रहा होता, पैदल पैदल चल रहा होता है। तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे ना कोई है। जब वो पलट के देखता है तो 3-4 आवारा अल्फा थे जो उसको गंदी वाले नजरों से घूर घूर कर उसके पीछे आ रहे होते हैं। और आते ही कहता है ओए एटम चलोगे क्या? चलना है क्या? इतना सुना हुआ था। विंग कहता है तुम लोगों को तो मैं चप्पल उतार के मारूंगा, और इतना बोलकर उसको कूटना शुरू करता है। बेचारे एक अल्फा को लग भी गई थी। वो कहता है अच्छा तो तुम्हारी इतनी औकात, तुम ओमेगा होके हमें मारोगे? इतना बोलना हुआ ही था कि वो उस सबको धक्का देके भागना स्टार्ट कर देता है। और जब भागे जा रहा होता है ना, तो वो सब उसको पकड़ लिए होते हैं और विंग को ना ऐसे एक कार के ऊपर फेंक देता और कहता है हाँ, तुम्हारे तो पर निकल गए, लगता है मुझे तुम्हारे पर काटने होंगे हो ओमेगा, और ऐसे अल्फा वाली हरकतों करते हैं। इतना बोलकर जैसे ही उस विंग के बॉडी को टच करने वाला होता है कि एक शख्स आता है, देन उस सबको मारता है। फिर एक और आता है और 2 जन मिलकर उन सबको उठा उठा के पटक देते हैं। जैसे ही ये लोग दिखता है वो कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती एक छोटे से ओमेगा को पीटते हुए? इतना बोलकर कहता है चैम्प क्या तुम ठीक हो? विंग अपने आप को खड़ा करते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ अंकल। वो दोनों कहते हैं हाँ हम अंकल दिखते हैं तुम्हें? वो कहता है हाँ तो अंकल जैसे ही लग रहे हो। वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहता है सुयांग क्या सच में मैं अंकल लग रहा हूँ? सुयांग कहता है वें चाओ मुझे नहीं पता, हाँ ये बच्चा क्या बोल रहा है। फिर वो दोनों उन सबको बाकी को कूट पीट के हटा देते हैं। दिन कहते हैं तुम क्या ठीक हो? विंग कहता है आई एम ओके, बट आप मुझे बताओगे
कि आप दोनों कौन हो? तो फिर सुयांग बोलता है हाय मेरा नाम सुयांग है, और वेंचाओ बोलता है मेरा नाम वेंचाओ है। और इतना बोल करके और वो दोनों विंग से हैंडशेक करते हैं। विंग कहता है थैंक यू, कहता कोई बात नहीं, वैसे हमने तुम्हारी जान बचाई है तो थैंक यू तो बनता है ना। विंग कहता थैंक यू सो मच आप दोनों की जान बचाने के लिए। तो वेंचाओ कहता है पता नहीं क्यों जब वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे तो नॉर्मली हम किसी को बचाने आते नहीं हैं, बट ऐसा लगा कि जैसे तुम्हें बचाना चाहिए, शायद किसी जन्म का कर्ज हो। विंग कहता है जो भी मिलता है सब ऐसी बातें क्यों कर रहा है बहकी बहकी। कहता है हाँ कोई बात नहीं, वैसे अंकल आप मेरे रेस्टोरेंट आओ। इतना बोल करके वो कार्ड बढ़ा देता है। कहता है मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं आपको मस्त खाना खिलाऊंगा, वो भी अपने पैसों से। वो दोनों बोलता है ठीक है फिर हम आते ही किसी दिन। इतना बोल करके कहता तुम कहाँ रहते हो? तो फिर वो बोलता है कि हम इस ऑर्फन में रहते हैं। तो विंचो और सुयांग अपनी कार में उसे बैठने को बोलता है। विंग कहता है हाँ नो थैंक यू। तो सुयांग कहता है तुम्हें डर लग रहा है कि हम तुम्हारे साथ गलत करेंगे, यकीन मानो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। इतना बोल करके और वो विंग को पीछे बैठाता है और वो दोनों खुद आगे बैठ जाते हैं। एंड देन उस ऑर्फनेज तक वो ला करके छोड़ देते हैं। अब विंग जो स्ट्रेस वाले फेरोमोन्स था ना वो छोड़ रहा होता है। तो एक अल्फा था तो इनहेल एक्सेल तो करता है ना, तो बॉडी स्मेल एक कार में थी तो उन दोनों के ऊपर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रहा था। विंग को छोड़ने के बाद सुयांग और विंचो वांगजी से मिलने के लिए आते हैं उसके घर, जहाँ पे सीचन भी बैठे हुए थे। तो सीचन आते ही कहते हैं तुम दोनों के बॉडी से ओमेगा की स्मेल क्यों आ रही है? वहीं वांगजी की आंखें, एक तो उसकी जो बायोटेक्निकल से वो आंखें चेंज करी गई थी वो, और उसका एक जो अपना आइज था वो तुरंत साइन करते हुए कहता है ये तो विंग की स्मेल है। तो कहता है विंचो और सुयंग दोनों कंफ्यूज होते हुए कहते हैं हाँ बट तुम्हें कैसे पता? वांगजी कहता है तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे थे? हाँ और क्या किया है तुमने उसके साथ? सुयंग और विंचो कहता है हे रिलैक्स रिलैक्स बडी, हमने कुछ नहीं किया, उल्टा हमने उनकी जान बचाई है, तुम्हें पता है? फिर विंचो कहता है वो शायद अपने काम से घर लौट रहा था, देन कुछ लफंगे उसके पीछे पड़े थे और उसके साथ बदतमीजी करने वाले थे, तो हम दोनों ने उसकी जान बचाई, देन उसको ऑफिन छोड़ के आए हैं, तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ। तो वांगजी कहता है थैंक्स बडी, बट मैं कुछ और ही सोचने लगा था। कहता है हाँ तुम्हें लगता है कि हम ऐसा कुछ करेंगे? हम अच्छे हैं भाई, बिना पूछे किसी को हम टच भी नहीं करते, तुम निश्चिंत रहो, और वैसे भी वो तुम्हारा आइटम है तो हम तो उठा के भी नहीं देखेंगे, वो भी अपनी नज़रों को। अंग्रेजी कहता है देखना भी मत, अगर तुमने उसे ऐसी वैसी नज़रों से देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना सुनना हुआ ही था। वो कहता है हाँ हमें मरना थोड़ी है, वैसे छोड़ो जाने दो, वैसे कहाँ मिला वो, बहुत क्यूट है। सुयंग की बात सुनकर वांगजी घूर कर देखता, कहता है ओके बडी सॉरी सॉरी सॉरी, मम्मी डरा दी। वहीं जो विंग था वो अब ऑर्फन आता है तो आके अपने बेड पे लेट जाता है। वार्डन को वो खाना दे देता है जो बैग में वो रोज लेके आता था होटल में बचा हुआ खाना, तो सारा खाना सब में बांट देता है। एंड देन अपने बेडरूम में आके कपड़ा चेंज करके बेड पे लेट जाता है और लेटते हुए कहता है हाँ अजीब व गरीब चीज हो रहे हैं, पहले रेस्टोरेंट में वो अल्फा आया था एंड देन अभी ये आया है, क्या ही होगा मेरा मुझे समझ नहीं आता। हाँ आज उन दोनों ने भी मेरी जान बचाई, और वो हैंडसम था बट बहुत रूड है, पता नहीं क्यों उसे देखकर कुछ तो फील होता है, बट क्या होता है मुझे भी नहीं पता। क्या ही होगा मेरा। इतना बोल करके विंग सोने की कोशिश करता है और उसे कुछ अजीब हो रहा था बट वो कुछ नहीं कर पाता है, और वो वापस से आंखें खोल देता और कहता है हाँ ये इंसोमिया कब जाएगा मेरा, मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती है। हाँ फिर वो बुद्धास के 2-3 मंत्र चैंट करते हुए विंग अपनी आंखें को क्लोज करता है एंड देन सोने का ट्राई करता है, बट फिर भी उसे नींद नहीं आती है। जैसे तैसे करके मॉर्निंग में वो सो जाता है एंड देन अगले दिन वो उठकर वापस से कॉलेज जाता है। कॉलेज जाते वक्त ना उसे रास्ते में एक कार एक्सीडेंट दिखता है। ऐसा होता है ना कि डिवाइडर से टकरा गए एंड देन एक्सीडेंट हो जाता है, तो ट्रक से टक्कर खा करके ना एक आदमी का ना एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, मुंडी बाहर निकली पड़ी थी, हाथ बाहर निकला पड़ा था एंड देन वो बहुत सारे ब्लड वगैरह स्टेन्स जो होते हैं वो सब था। तो जैसे ही वो विंग देखता है ना जहाँ खड़ा था वहीं पे बीच रोड पे, मतलब वो जा रहा होता है तो एक होता है ना मतलब डिवाइडर से थोड़ा सा हट के रोड होता है, देन वहाँ पे खड़ा होकर के और वो देख रहा था, तो वो वहीं पे बुत बना खड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी उतनी सुबह सुबह वो अपने डॉक यार्ड की तरफ जा रहा होता है क्योंकि कुछ माल्स को सप्लाई करना था, जहाँ पे वो सुयंग और वेंचा सबको लेके जा रहा होता है और साथ में बहुत सारे लोग भी होते हैं, पूरा कारों का काफिला था। वांगजी तो पहले देखता है कि मतलब उसकी हार्ट बीट ना बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, बट फिर उसे एहसास होता है कि आसपास विंग है। वो ना विंडो से ना इधर उधर झांक के देखना शुरू करता है विंडो खोल करके। तो सुयंग कहता है हे क्या हुआ बडी? विंडो कहता है क्या हुआ, तुम्हें गर्मी लग रही है, हम एसी बढ़ाएं क्या? वांगजी कहता है विंडो ओपन करो। मैंने कहा विंडो ओपन करो। खिड़की खोलते ही विंग ना वांगजी ना बाहर झांकना शुरू करता है विंग को ढूंढना,
अचानक से उसे एक लड़का दिखाई देता है जो रोड के बीच तो नहीं कह सकते पर कॉर्नर से थोड़ा और आगे था वो, वहाँ पे खड़ा है एंड देन उधर से देख रहा है कि बहुत बड़ा ना कार आ रही है। तो वांग जी कहता है स्टॉप द कार जल्दी। इतना कार स्लो हो ही रही थी कि वांग जी ना फटक से उसमें से निकल के भागता है और विंग को ना उसको लेकर के सीधे डिवाइडर पे गिर जाता है और कहता है हे क्या तुम ठीक हो। विंग ना बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा, और वो वांग जी के ऊपर था और पैनिक करते हुए कहता वो वहाँ पे बहुत सारा खून 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 है। वांग जी के पैर में थोड़े से चोट लग गए थे क्योंकि वो एक तो चलती कार से कूदा था, उसको लेके गिर गया था। देन सारा कार रुक गया था एंड देन कुछ गार्ड्स आकर के ना उस रास्ता को ब्लॉक कर देते हैं और वीन चाओ शुयांग सब वहाँ पे भाग के आते हैं और आते ही कहते हैं हे क्या हुआ, तुम ठीक है, हम एम्बुलेंस बुलाए क्या। वांग जी कहता है हाँ अभी कभी एम्बुलेंस बुलाओ, बट एम्बुलेंस क्यों बुलाना, हम कार में चलते हैं ना। इतना बोलकर वो विंग को अपने गोद में लेता है, वो भी ब्राइडल स्टाइल में, और अपनी कार में ले आके उसको पटक देता है। सुयांग आगे चला गया हुआ था और एक तरफ वेंचाओ था। वांग जी कहता है डोंट टच माय मैन। वेंचाओ कहता है हे मैं नहीं छू रहा हूँ बडी, वैसे भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम शक करना बंद करो। बट और वो उसको सांत्वना दे रहा होता है तो वांग जी दोबारा से कहता है मैंने कहा ना इसे हाथ मत लगाना। वो पूरे कार में ना वांग जी के एग्रेसिव फेरोमोन्स फैल रहे थे और विंग को उसने गोद में बैठाया हुआ था, गोद में, और उसको ऐसे ना ऐसे बैग को ना सहलाते हुए कहता है हे विंग मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें। हाँ विंग ना पैनिक कर रहा था बहुत ज़्यादा, कहता वो सारा मुझे मुझे वो नहीं नहीं नहीं। वांग जी कहता है ओके 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 रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है रिलैक्स। इतना बोल कर वो लोग तब तक हॉस्पिटल आ गए थे। हॉस्पिटल आते ही शाओ शिनचेंग उसका इलाज करता है एंड देन कहता है क्या हुआ है इसे वांग जी। वांग जी कहता है हाँ पता नहीं क्या हुआ है इसे, बट जो भी हुआ है इसे देख के बताओ। सुयांग उस पर फ्लर्ट होते हुए कहता है वैसे तुम एक डॉक्टर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि उसे क्या हुआ है। शाओ शिनचेंग उसके हाथ को हटाते हुए कहता है सुयांग प्लीज़ ये हॉस्पिटल है, ऐसे बिहेव करना बंद करो। सुयांग उसके कान में कहता है बेड पे मैं बताऊंगा तुम्हें कि अल्फा कौन है बेबी। इतना बोलकर उसके कानों को ना लिक कर लेता है और सुयांग कहता है हे। तभी वेंचा कहता लबी डबी सीन देखने के लिए मैं ही मिला हूँ तुम्हें। अरे यार मैं अखंड सिंगल हूँ, कम से कम मेरे बारे में तो सोच लिया करो तुम लोग। मैं बाहर जाता हूँ, मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा। इतना बोलकर वेंचा वहाँ से बाहर निकल जाता है। वांग जी वापस से कहता है हे बताओगे तुम मुझे इसे क्या हुआ है। वो कहता है हमें बाहर चलना चाहिए। इतना बोल करके और वो तीनों बाहर आते हैं। सुयांग और वांग जी खड़ा था तो सिंचेंग उसे कहता है हे इसे कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई पुराना सदमा या कुछ है जो इसे अंदर से डरा के रखता है। शायद इसे किसी चीज़ का फोबिया हो, शायद ब्लड का या किसी और चीज़ का। वैसे इसने क्या देखा था। वांग जी बता देता है कि हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, इसने वही देखा था। तो कहता ठीक है मैं पूछने का ट्राई करता हूँ। देन वो फिर वापस से अंदर आता है। विंग ना अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था तो शाओ शिनचेंग उसके कहता है तुम्हारा नाम क्या है। विंग कहता है उसके हाथ को पकड़ते हुए मुझे ना बहुत डर लग रहा है, वहाँ पे ना बहुत सारा ब्लड था, मुझे मुझे बहुत डर लगता है। वांग जी समझ गया था क्योंकि वांग जी को भी सेम फोबिया था। वो कहता है शाओ शिनचेंग तुम बाहर जाओ, मैं अभी इसे देखता हूँ। तो शाओ शिनचेंग कहता आर यू श्योर, क्योंकि डॉक्टर मैं हूँ ना कि तुम। कहता है प्लीज़ बाहर जाओ सब लोग। फिर सुयांग कहता है चलो चलो, इसको लेकर के बाहर आ जाता है। वांग जी उसके पास आता है, अपने टाई को थोड़ा ढीला करते हुए उसके पास बैठ जाता है। देन उसके फेस को अपने हाथ में होल्ड करते हुए कहता है विंग मुझे पता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, बट यकीन मानो इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग ना बस उसका कोट जो होता है ना खुला था तो उन दोनों कोट के बीच ना अपने मुंडी को ना घुसाए जा रहा था उसके सीने में और कहता है मुझे ना डर लगता है, ब्लड, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे मुझे बचा लो प्लीज़। मैं वो सब देखना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सांसें उखड़ रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़े उठ रही है और बहुत बहुत सारा ब्लड। क्योंकि वांग जी ने विंग की पूरी उस चीज़ को इमेजिन करा हुआ था ना, और उस समय विंग प्रेग्नेंट भी था। तो वो कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, हाँ, मेरी गलती की सज़ा तुम्हें मिली विंग, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो इस जन्म में मैंने तुम्हें ढूंढ लिया विंग। विंग को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहता है मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहता है क्या तुम्हें मेरे आगोश में अच्छा लग रहा है।
विंग कहता है मुझे नहीं पता, पर एक वार्मनेस फील हो रहा है। मैं क्या सो जाऊँ? मुझे मुझे बहुत थकान थकान फील हो रही है। वांग जी कहता है हाँ। वांग जी विंग को अच्छे से अपनी गोद में एडजस्ट करता, वो सूज खोलकर बेड पे बैठ जाता। विंग ना उसके गोद में चढ़ के और उसके कोट के अंदर ना अपना सर छुपा करके और वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो वांग जी उसके बालों को केयर्स कर रहा था। साओ सिंचिंग और सुयंग बाहर से देख रहे थे, वेन चाओ भी, और कहते ये क्या हो रहा है? एक माफिया एक बेबी को होल्ड किए हुए है। हाँ। तो कहता है हाँ, क्या ही कर सकते हैं, पर कुछ तो अजीब है। तब तक सिंचन भी वहाँ पे आ गए हुए थे और कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है? फिर वो भी देखता है, कहता है क्या सच में ऐसा हो सकता है? साओ सिंचेन की पुनर्जन्म होते हैं? साओ सिंचेन कहते हैं अगर डॉक्टरी भाषा में बोला जाए तो नहीं होते हैं, क्योंकि हम साइंस पे बिलीव करते हैं, बट ऐसे देखा जाए तो लाइफ रिकार्नेशन तो होता है ना, रिवर्स तो होता ही है। कभी कभी मुझे भी लगता है कि जैसे मेरा भी रिकार्नेशन हुआ है, जैसे कि किसी का कर्ज उतारना रह गया है। कभी तो विंचाओ भी कहता है और कभी कभी लगता है कि जैसे किसी चीज़ का कॉज मैं हूँ, जिससे कि बहुत बुरा हुआ हो। सभी अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। वांग जी विंग को गोद में लेकर आता है, डोर ओपन करते हुए कहता है गगा घर चलिए, मुझे इसे घर लेके जाना है। तभी विंग का फ़ोन बजने लगता है तो वांग जी कहता है इसका फ़ोन कहाँ है? तो सीचन कहता मैं निकालूं क्या? वांग जी तो पहले गुस्सा कर रहा था, उसके बाद साओ सिंचेंग कहता मैं निकालूं, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अभी इसे टच भी किया है। वांग जी अलाउ करता है और साओ सिंचेंग उसके पॉकेट से फ़ोन निकालता है तो वांग जी उसे स्पीकर पे रखने को बोलता है। वहाँ पे वॉइस आती है, विंग बेटा आप कहाँ हो? कुछ लोग आकर के ऑर्फन को तोड़ रहे हैं, बचाओ बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? कुछ तो करो। क्या वकील से आपकी बात हुई? इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता है आप चिंता ना करें। इतना बोलकर फ़ोन कट कर देता है ये। कहता है वेंचाओ, वेंचाओ कहता है मैं समझ गया। शुयांग और वेंचाओ वहाँ से चले जाते हैं और साओ सिंचेंग विंग को लेकर के वांग जी को लेकर के घर आता है। जब वो घर आता है तो वांग जी ना विंग को अपने बेडरूम में ले आकर के लिटा देता है। उसके बाद जो वांग जी था वो वापस से बाहर आ जाता है। कहता है गगा क्या आपको भी लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ? सीजन कहते हैं मुझे ये तो नहीं पता कि सच में तुम्हारा या मेरा या विंग का रीबर्थ हुआ है या नहीं, बट अगर हुआ भी है और अगर तुमने कुछ गलत किया है तो मैं बस इतना ही कहूँगा मेरे भाई, हम लैंस है, हम प्यार भी एक बार करते हैं, साथी भी एक बार चुनते हैं और शादी भी एक बार ही करते हैं। अपने लिए एक ही ओमेगा पार्टनर चुनना। अगर तुमने इसे चुन लिया है तो इसे संभाल के रखना, ये बहुत प्रीसियस है, बहुत ज़्यादा। हाँ, कुछ मीटिंग्स है और जो तुमने काम अधूरे छोड़े हैं उसे मैं करके आता हूँ, इतना बोल करके और वो जा रहा होता है मीटिंग अटेंड करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ऑर्फन की तरफ कुछ लोग उसको ना तोड़ने के लिए आए हुए होते हैं। तो वेंचो और सुयंग जा करके उस ऑर्फन को बचाता है और वहाँ पे जितने भी गुंडे लोग आए थे ना दूसरे गैंग्स वाले, उन सबको मार पीट के भगा देता है, क्योंकि इन लोगों को देखते वो लोग खुद डर के मारे भाग गए थे। फिर वेंचो उसे अपने अंडर में ले लेता है एंड देन उसे देखता है, उसे देख कर कहता है दादी जी हाँ आप ठीक तो हो ना? वो दादी उसे देखते हुए कहती है बेटा तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। विंचा को अजीब सा वॉर्मनेस फील हो रहा था उनसे और कहता है पता नहीं मुझे भी, और इतना बोलकर वो गले लगा लेता है। स्वयं कहता है अरे यार यहाँ पे रिकार्नेशन का खेल चल रहा है क्या? हर किसी को कोई ना कोई मिल रहा है। विंचा कहता है मैं रोज आऊँगा यहाँ पे दादी, सबके लिए बन लेके आ गया। वो कहता है ठीक है। विंग कहाँ है? वो कहता है विंग हाँ हाँ विंग को कुछ काम था ना कॉलेज में तो उसने मुझे भेजा है। तो दादी जी कहती है तुम कौन हो बेटा? वो कहता है मैं उनका वो मेरे यहाँ काम करता है ना तो उसने मेरे से हेल्प ली है दादी, आप चिंता ना करें ठीक है ना, मैं आपको रोज मिलने आऊँगा। इतना बोल करके अब विंचा और सुयंग दोनों अंदर आते हैं, बच्चों सबको देखते हैं, फिर सारे बच्चों को काउंट करके फिर वो अपने मुस्तंडे सबको बोलता है जाओ जाओ सबके लिए कॉपी कलम पेन कपड़ा जो भी होता है सारा चीज़ ले करके आओ। फिर वो लोग लाते हैं एक एक बैग, सारे बच्चों को बांटते हैं। 2-3 घंटा वहाँ पे रह के सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद विंचा और सुयंग वहाँ से 2 बॉडीगार्ड को हायर करके चले आते हैं। आने के बाद वो वांगजी और सीचन को सारा रिपोर्ट बता देते हैं और ये सभी चीज़ें भी बता देते हैं कि उन लोगों ने ये करा। इधर विंग को जब होश आता है, क्योंकि वो सो गया हुआ था, होश नहीं पता, वो नींद से जागता है। एक बड़ा सा कमरा जिसकी दीवारें ना वाइट कलर की थी, उसके ऊपर गोल्डन का नक्काशी का काम किया हुआ था, बीच बीच में स्काई ब्लू कलर था, वाइट कलर के पर्दे। बेड जो था वो किंग साइज बेड था और वो बेडरूम इतना खूबसूरत था। विंग उठ के बैठ जाता कहता है
क्या मैं मर गया हूँ? ओह माय गॉड नो। फिर डोर ओपन होने की साउंड होती है, क्रैकिंग, एंड देन अंदर आता है वांग जी और कहता है, विंग तुम उठ गए हो? वांग जी आते हुए अपने हैंड से ना विंग के गालों को सहलाते हुए कहता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? विंग कहता है, आह, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। मुझे ना फोबिया है ब्लड का, तो देखने के बाद डर लगता है। तो वांग जी उसे पटक से कहता है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई मर गया हो और खून से पूरी सनी बॉडी है। क्या ऐसा कुछ फील होता है तुम्हें? विंग उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? वांग जी कहता है, मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता है। जानने की ज़रूरत नहीं है। लगता है हम दोनों का फोबिया सेम ही है। तो क्यों ना हम दोनों सेम सेम है। तो विंग कहता है, हे खबरदार, मैंने उसी दिन बोला था ना। वांग जी बोलता है, अभी तक हम 3 बार मिल चुके हैं, क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है? वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे जाना है। तुम्हें पता है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वहाँ पे भूचाल आ जाएगा। तो वांग जी कहता है, मैंने सब सॉर्ट आउट कर दिया है विंग। विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या कहा? वांग जी कहता है, हे मैंने कहा मैंने सब सॉर्ट आउट कर दिया है, ऑफिस में सब कुछ ठीक है, और बच्चे के लिए हमने सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बट प्लीज़ मेरे साथ रुक सकते हो आज रात? हाँ, इतना बोलना हुआ ही था। तो विंग कहता है, ओके, बट अभी मुझे जाना है। इतना बोलकर विंग ना फटक से उतर जाता है और वो बाहर आने लगता है। तभी सीचन ऊपर नीचे से, वो जब नीचे से ऊपर से जब नीचे आ रहा था ना, तो सीचन खड़ा था, वो स्माइल कर रहा था क्योंकि वांगजी ने उसकी तरह लॉस्ट पपी की तरह घूमते हुए आ रहा था। और सीचन देख पा रहे थे कि उसका भाई कितना ज़्यादा इसको लेकर के पॉजिटिव हो रहा है। और वो आते ही कहता, विंग प्लीज़ रुक जाओ ना। विंग कहता है, हाँ मुझे नहीं रुकना, मुझे जाना है। और इतना बोलकर वो कहता है, सॉरी सर, मुझे जाना होगा, मुझे ऑर्फिन में काम है। सचिन कहता है, हाँ हाँ तुम जाओ, कल आना, ठीक है ना? कहता है, जी सर, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। इतना बोलकर वो बाहर जाने को होता है। तो सचिन कहते हैं, हाँ इसे छोड़ के आओ। भांग जी कहता है, गगा। भांग जी को पकड़ लेता है सचिन और कहता है, रुको भी। इतना बोलकर वो जाता है। हाँ विंग को लेकर के कार में बिठा देता है। विंग कार में बैठते हुए कहता है, "फुह, ये तो मेरे पीछे नहा धो के ही पड़ गया, बूढ़ो अंकल, रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलने के साथ ही वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर वांगजी दांत पीसते कहता, काका आपने उसे जाने क्यों दिया? वो मेरे साथ रुकने वाला था ना। सीजन कहते, किस हक से रोकने वाले हो? उसे तो पहले तुम पे ट्रस्ट नहीं है। जैसे वो बातें कर रहा था, मुझे लगता नहीं कि वो तुम पे ट्रस्ट करता है। कम से कम ट्रस्ट तो गेन करो। मैंने पहले ही कहा था ना, कुछ बिगाड़ो मत। उसे लगा जैसे कि तुम उसे टाइम पास के लिए अपने पीछे घुमा रहे हो या फिर तुम घूम रहे हो। अगर उसे तुम पे ट्रस्ट होगा ना, वो खुद आएगा तुम्हारे पास। प्लीज वांगजी। वांगजी कहता, काका मैं उसे देखने के बाद एक पल भी अकेले नहीं रह सकता। मेरा मन करता मैं उसे किडनैप। सीजन कहता, ओ हेलो, हर जगह जोर काम नहीं आता, कभी कभी दिमाग से भी काम लो। वैसे भी चलो हमें काम निपटाने हैं। इसके बाद सीचन और वांगजी दोनों वहाँ से निकलते हैं डॉकयार्ड की तरफ, क्योंकि वो काम वांगजी को ही निपटाना था। सीचन कार में बैठे हुए थे, वहाँ से पूरी सिक्योरिटी में लैस्ड। वांगजी अंदर जाता है, सुयांग भी उसके साथ आया हुआ था। एंड देन सामने वाले से डील करता है। सामने वाला चू चपर कर रहा होता है और वांगजी उसको सीधे कीड़े से भरे हुए कंटेनर में डालता है और वहाँ पे उसकी चीखें सुन रहा होता है बड़े इंजॉय के साथ में। उसके बाद जो सामान वगैरह आया हुआ था वो सारा डॉक में चुकवा देता है। एंड देन उसके बाद कहता है, चलो काम हो गया, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना तुम्हारा काम है, और इस प्रोजेक्ट पे साइन भी। तो फिर वो साइन कर देता है और वो फिर सीजन के पास लेके आता है। सीजन भी साइन कर देते क्योंकि सीजन ही सारे बिजनेस संभालते थे, इसलिए साइन करने के बाद वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तो सीजन को ना कहता है कि मुझे कोई और काम है तो मैं जाता हूँ, तुम अगर चाहो तो घर जा सकते हो। तो वांगजी कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ। इतना बोलकर वांगजी अपनी कार में बैठ जाता है और सीजन वहाँ से जाने को होता है। सीजन सेमिनार अटेंड करने के लिए आया हुआ था, और जैसे ही वो वहाँ आता है उसे पता चलता है, ओ माय गॉड उसकी हीट आने वाली है। वो दवाई ढूंढता है तो उसको वहाँ पे दवाई भी नहीं मिलती है। फिर भी वो अपने सैंड ग्लैंड को पहन लेता है ताकि उसके फेरोमोन्स ज़्यादा रिलीज़ ना हो सके। और उसके बाद वो बाहर आता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। बाहर आते ही सारे मीडिया रिपोर्टर से क्लिक करना स्टार्ट कर देते हैं और सीजन वहाँ से अंदर इन करता है। अंदर इन करने के साथ ही वो लड़खड़ा रहा होता है क्योंकि उसकी ना हीट बढ़ रही होती है। वहीं सी मीटिंग में जियांग चिंग भी आया हुआ था मीटिंग अटेंड करने के लिए। वो जैसे ही फेरोमोन्स को इनहेल करता है ना, उसकी आंखें का कलर चेंज हो जाता है और वो कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे? वो पलट कर देखता है जहाँ पे सीचन अपने कुछ बॉडीगार्ड के साथ में आ रहे होते हैं। आने के साथ ही सभी लोग बात करते हैं। सीचन भी जैसे तैसे खुद को मैनेज करते हुए ना सबसे बात कर रहा था, हैंड शेक कर रहा था, जितने भी लोगों से बात करनी थी, मीटिंग वगैरह जो में होना था। फिर डिनर होता है तो वो जैसे तैसे मतलब 1 घंटा वो जैसे तैसे करके खुद को मैनेज करता है। उसके बाद
पूरा हिट उसके ऊपर हावी हो चुका था। वो उठकर जैसे ही जाने को होता है, जियांग चेंग को पता चल गया था कि इसकी हीट आई हो। फटक से उसे बैक से होल्ड करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? सीजन कहता है, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे कमरे तक छोड़ दो। उसके बाद जियांग चेंग सबको एक्सक्यूज करता हुआ सीचन को लेकर के आने लगता है, तो बॉडीगार्ड रोकते कहते, सर हम इन्हें लेके जा सकते हैं। तभी सीचन उसको गले लगा लेता, कहता प्लीज़ हेल्प मी। जियांग चेंग कहता, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, यही मुझे बोल रहा है। फिर वो सीचन चिल्लाते हुए कहता, प्लीज़ तुम लोग बाहर बहरा दो। और उसके बाद वो जियांग चेंग को खींचते हुए एक कमरे में लेके आता है, और लाने के साथ ही वो जियांग चेंग के ऊपर टूट पड़ता है। जियांग चेंग पहले उसे एक्सक्यूज करता है, कहता है ये क्या कर रहे हो, पर वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़। और इतना बोल करके और वो उसके साथ किस करना स्टार्ट कर देता है। जियांग चेंग ना चाहते हुए भी वहाँ पे सीजन की वो हेल्प करता है और कहता है, देखो बाद में मुझे रिग्रेट मत करना कि मैंने ऐसा कुछ किया, तुमने मुझे फोर्स किया इसलिए मैंने किया। फिर वहाँ पे उन दोनों की एवरी मीन्स एवरी डेली कांड हो जाती है, और वो दोनों पूरी रात जियांग चेंग सीजन की हेल्प करता है। और उसके बाद जब उसकी हीट थोड़ी कम होती है तो सीजन जियांग चेंग को देख रहा था और अपने मन में कहता है, वैसे देखने में ये इतना बुरा भी नहीं है, हाँ अच्छा है, बिजनेसमैन है, प्रपोजल अच्छा ही रहेगा, बट कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना ना कर दे। इतना बोल करके वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है। अगले दिन सुबह जब सीचन की आँख खुलती है और तो वहाँ पे जियांग चेंग नहीं था। वो कहता है, ओ माय गॉड, क्या इसने मुझे धोखा दिया? तभी वहाँ पे चिट था, अगर तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं दोबारा। वो उस चिट को ले लेता है और अपने पॉकेट में रख लेता है और घर आ जाता है। घर आने के साथ ही वांग जी की आँखें एकदम फटके चौड़ी हो गई थी। कहता, गगा ये आपके ऊपर से अल्फा की स्मेल आ रही है। वो बता देता है कि कल रात को ऐसे ऐसे सिचुएशन बना था और वो जियांग चेंग के साथ में था। तो वो कहता है, गगा ये आपने क्या किया? अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो वांग जी कहता है, सीजन कहता है वांग जी से, फिर भी मैं इस बेबी को रखना चाहता हूँ। तुम्हें पता है इन सब में इस बेबी का कोई कसूर नहीं है। अगर उसने मेरा एडवांटेज भी लिया होगा ना, फिर भी मुझे उसको लेकर के एक कनेक्शन फील होता है। वांग जी, मैं इसे रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि ये अनवांटेड चाइल्ड होगा? वांग जी को ना अपनी सारी ये बातें याद आ रही थी, क्योंकि उसने भी तो विंग के साथ सेम यही करा हुआ था और वो प्रेग्नेंट था। तो विंग ने एक बार उसे बताया तक नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। मरने के वक्त उसे पता चला कि विंग प्रेग्नेंट था। वांग जी फटाक से अपने भाई को गले लगा लेता है, कहता है, नहीं ये अनवांटेड नहीं होगा और इसका फादर जरूर मिलेगा। अगर नहीं मिला तो मैं उसे उठा के लेके आऊँगा। इतना बोल करके अपने भाई को कंसोल करता है और उसे ऊपर लेके आता है। डॉक्टर पूरे से चेकअप करता है। हालांकि प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हीट के दौरान सब कुछ हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग पहले तो इन सभी चीज़ों को डिनाई कर रहा था, एंड देन फिर अपने आप से ही वो कहता है, अगर वो मेरे पास आया ये बोलने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है, तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं वैसे भी मुझे कोई ना कोई ओमेगा पार्टनर तो ढूंढना ही था, वो उतना भी बुरा नहीं है और पेट में काफ़ी अच्छा है। ये सोचकर जियांग चेंग मुस्कुरा रहा होता है और अपने मन में सोचता है, नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। और इतना बोलकर वो अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग, जब वो रात को ऑर्फन आया था तो वहाँ पे सारे बच्चे ने बहुत हैप्पी थे। आते ही विंग को गले लगा लेते हैं और डायमा आते हुए कहती, बाबू आप कहाँ थे? विंग कहता है, कुछ काम आ गया था तो मैं उधर ही रह गया था, सब ठीक है? तो वो बताते हैं कि हाँ 2 लोग यहाँ आए हुए थे, एंड देन इन सब ने ये सब करा और सारे बच्चों को गिफ्ट भी दिया, कॉपी किताब कपड़े भी खरीद के दिए, हम सब बहुत खुश है। तो विंग को ना थोड़ा बहुत ना वांग जी को लेकर के जो थोड़ा सा नाराज़गी चल रहा था और उस पर ट्रस्ट इशू था, तो वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था। तो ऐसे करते हुए ना अब वांग जी ना विंग को ना उससे मिलने के लिए उसको, मतलब वो उससे मिलने नहीं आता था तो बुके भेज देता था। जैसे कि पहले टीच करता था उसको, तो अभी उसको प्यार वाला टीच कर रहा था। बुके भेज देता, कभी बहुत सारी मिठाइयाँ बन केक्स भेज देता। सुयंग और विंचाओ भी ऑर्फिन आते हर संडे को और सारे बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर के आते, सबकी हेल्प करते, बच्चों को वेकेशन पे घुमाने लेके जाते। सुयंग और सिंचेंग भी, और सुयांग और सिंचिंग ने एक बच्चे को सिलेक्ट भी कर लिया था कि जब वो दोनों शादी करेंगे देन इस बच्चे को अडॉप्ट करके अपना नाम देंगे। तो ये सारी चीज़ें ना स्मूथली चल रही होती हैं। अब लगभग ना 1 मंथ लगभग बीतने को होते हैं। अब वहाँ पे हमारे सीजन की हीट ट्रिगर हुई थी, अब यहाँ पे हमारे वांग जी की रट ट्रिगर होने वाली थी। वांग जी को ना आज सुबह से ना बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। हान कहता, सर आपको क्या हुआ है? कहता, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, पर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। हान कहता है, सर तो हम घर चले क्या? कहता, चलो। इतना बोलकर और हान और वांग जी कार में बैठते हैं
और वहाँ से निकल जाते हैं ऑफिस से। ऑफिस से जैसे ही वो लोग निकलते हैं, थोड़ी देर हाईवे पे आते ही थे कि उसकी कार ना उड़ जाती है, मतलब उसके पीछे जो 2 कारें थी, उनमें से एक का ब्लास्ट हो जाता है और आगे वाला का भी। तो वांग जी कहता है, "हान, देखो क्या हुआ है।" तो इतना सुनना हुआ ही था। तो हान बाहर निकल के जैसे ही जाता है ना, तो उधर से ना गोलीबारी चलना स्टार्ट हो जाती है। अब भाई माफिया थे तो माफिया खेलने लगे थे वो लोग। वांग जी भी अपनी कार में बैठे-बैठे सबको शूट कर रहा था एंड देन उधर से भी शूटिंग्स चल रही थी। ऐसे में ना वांग जी के हाथ में ना चोट लग जाती है, मतलब बुलेट्स लग जाती है। हान ये देखता है कि वांग जी को बुलेट्स लग गई है ना, वो फटक से ना वापस से कार में आता है एंड देन बैठ के वहाँ से रिवर्स मारता है कार को और वो दूसरे रास्ते से जैसे तैसे करके वांग जी को लेकर घर आता है। लेकिन वांग जी घर आते आते ना बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो चुका था। घर आने के साथ ही डॉक्टर की पूरी टीम, जो कि वांग जी के घर में ही रहा करती थी, उसके सारे पंटर लोगों के देखभाल चेकअप करने के लिए, तो इस फटक से उनको ना उस रूम में ले जाया जाता है जिस रूम में ऑपरेशन वगैरह करके चेक करते थे। डॉक्टर का एक पूरा रूम बना हुआ था और जाकर के वांग जी का ना जो बुलेट्स लगा था ना, वो सारी चीज़ें निकालना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे-जैसे करके उसको उसको ऑपरेशन कर रहे थे ना, डॉक्टर लोगों की आँखें फट को अब बाहर आने को हो गई थी, क्योंकि वो एक दूसरे को मुँह देख रहे होते, कहते सर की रेड ट्रिगर हो गई, ओह माय गॉड! अब हम क्या करें? जैसे-तैसे दे करके उसको एनेस्थीसिया और बुलेट्स निकाले जाते हैं, देन उसको अपने बेडरूम में शिफ्ट किया जाता है। बाहर आते ही वो सीजन को कहते, सर हम क्या करें? जब इनको होश आएगा तो तो वो अपनी ओमेगा की डिमांड करेंगे, क्योंकि उनकी रेड ट्रिगर हो गई है और हम अभी जस्ट पेन किलर्स और जो ऑपरेशन वगैरह करके जो दवाइयाँ दी जाती है, हमने बस वही दिया है, हमने रेट कंट्रोल करने की दवाई नहीं दी है। उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा वो। सचिन कहते हैं, हम कुछ न कुछ कर लेंगे, आप प्लीज़ निश्चिंत रहिए। उसके बाद जो डॉक्टर्स थे वो सब 1-2 चेकअप के लिए थे, 2 अल्फ़ा ही थे एंड देन सारे वहाँ से चले जाते हैं। लगभग 9 घंटे बाद वांग जी की आँख खुलती है और वो देखता है कि उसके ये पानी चढ़ रहा है और ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा हुआ है। आँख खुलते ही वो सीधे कहता है वींग, और वो उठ के एंड देन ग्रोल करना स्टार्ट करता है। वो जैसे जैसे ग्रोल कर रहा होता है, वही दूसरी तरफ विंग, उसकी दिल की धड़कन ना बढ़ी हुई थी। वो काम कर रहा होता है कि रेस्टोरेंट में जहाँ पे वो काम करता था, उसको ना अजीब सी बेचैनी जैसी हो रही थी और अपने आप से कहता है, मुझे ये आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। ये मेरा मन क्यों घबरा रहा है इतना ज़्यादा। फिर वो बाहर आता है एंड देन बाहर की साइड ना विंडो, ग्लास विंडो थे ना, तो वो बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, और वो मिस्टर चिपको आज दिखा भी नहीं, आज उसने कुछ भेजा भी नहीं। क्या सच में मैं उसे लाइक करने लगा हूँ? पर मैं उसे मिस क्यों कर रहा हूँ? विंग ना वांग जी के ख्यालों को अपने ही ख्यालों में ना उधेड़-बुन करते हुए बुन रहा होता है। हालाँकि विंग अपने दिल की बात को सुनना नहीं चाहता था। फिर से वो कहता है खुद से ही, छोड़ो जाने भी दो, वो स्कमबैग आएगा तो मुझे परेशानी करेगा। पता नहीं ऐसे दिखाता है जैसे कहीं का वो माफिया हो। तभी वहाँ पे अचानक से कार रुकती है एंड देन कार के अंदर ना 6-7 लोग एंटर करते हैं और बीच में एंट्री होती है लैन सिचेन की। लैन सिचेन अंदर आते ही कहते हैं, यहाँ पे बी बुशियान कौन है? इतना सुनना हुआ ही था। विंग आते हुए कहता है, हेलो मैं हूँ बी बुशियान। तो कहता है, आई एम सॉरी पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। विंग कहता है, बट गगा क्यों? तो सिचन कहता है, प्लीज़ विंग चलो। विंग को हाथ पकड़ता हुआ सिचन उसे लेकर के अंदर कार में बिठाता और मेंशन आता है। जैसे ही विंग मेंशन में कदम रखता है, वो भांफ गया था, क्योंकि वांग जी की अग्रेसिव एकदम गुस्से वाले फेरोमोन्स को वो रिलीज कर रहा था, ग्रॉल कर रहा था। विंग कहता है, ये तो अल्फा की स्मेल है ना, क्या हुआ उसे? सिचन कहता है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। एक बात बोलूँ, अगर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊँ तो क्या तुम बिलीव करोगे? विंग कहता है, कहानी? कौन सी कहानी? सिचन कहता है, मुझे नहीं पता कि इस कहानी में कितनी रियलिटी है और कितनी झूठ, पर ये सच है। शायद मेरे भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सुनाता हूँ। एक लड़का था जो कि बैडास था, वो बहुत बुरा था। उसने एक बार एक लड़की की रैगिंग की थी। वो ओमेगा उस अल्फा को एक थप्पड़ मारता है। वो अल्फा उस ओमेगा से बदला लेने के लिए उसे अपने टैंट्रम थ्रो करता है, उसे मनाता है, टीज करता है और अपने प्यार में परवाता है। एक दिन उसका फ़ायदा उठाकर उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ देता है। जब ओमेगा को पता चलता है कि उस अल्फा ने उसके साथ बस मिसबिहेव किया है, उसका एडवांटेज लिया है, वो ओमेगा अपने दुखों को न बर्दाश्त करते हुए एक दिन अपने कॉलेज के छत से कूद जाता है
हर तरफ स्टेन ही स्टेन थे ब्लड के और कुछ भी नहीं। उसके जाने के बाद उस अल्फ़ा को रियलाइज़्ड होता है कि वो जिसे परेशान करता था, जिसे वो टीज़ करता था, वो उसके बिना रह नहीं सकता, क्योंकि उसे परेशान किए बिना, उसे देखे बिना उसे चैन नहीं आती। वो अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लेता है। वो स्ट्रेस के उस लेवल पे चला गया था जहाँ पे उसे मरने के लिए भी 1 सेकंड का भी वक़्त नहीं लगता है। 1 महीने तक खुद को तड़पाने और रिग्रेट फ़ील करवाने के बाद उसे एहसास हुआ उसका उसकी ओमेगा के बिना जीवन व्यर्थ है और वो लड़का अपने ही घर के छत से कूद कर जान दे देता है। तुम्हें पता है वीम, वो लड़का सच में बहुत पछता रहा था अपने उस लाइफ टाइम में। विंग कहता है, और इस कहानी का क्या मतलब है गगा? सीजन कहते हैं वो लड़का जो प्रेग्नेंट था, जो ओमेगा था, वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे विंग। और जिस लड़के का, वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरा भाईजी था, मेरा वांगजी था। विंग कहता है, ये कहानियाँ बस सुनने में अच्छी लगती है। तभी ऊपर से चीखने की आवाज़ आती है। विंग और सीजन दोनों भाग करके ऊपर जाते हैं एंड देन डोर ओपन करने के साथ ही डॉक्टर, जिसको वांगजी उठा के पटका हुआ था, दोनों करा रहे होते हैं। विंग के फेरोमोन्स को फील करते ही वांगजी उसके पास आता है, उसके शोल्डर्स को स्निफ करते हुए कहता है, विंग तुम आ गए, तुम आ गए, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना बोल करके वो उसे चिपके हुए था। सीजन कहता है, प्लीज़ मेरे भाई को संभाल लोगे, प्लीज़ इसके बदले में जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा विंग। विंग कहता है, बट हम दोनों के बीच कोई बॉन्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर इसने मुझे माफ़ कर लिया तो। सीजन कहता है, क्या तुम मेरे भाई को लाइक नहीं करते? कि तो फिर चलो। इतना बोलकर उसके हाथ को खींच के जैसे ही बाहर करने को होता है, वांगजी विंग को कस के पकड़े हुए था, कहता है, नहीं नहीं, प्लीज़ 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 मत जाओ, मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मैं एक बार खो चुका हूँ तुम्हें, मैंने अपने बेबी को भी खो दिया। मैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विंग। तुम्हें पता है मैंने पिछले जन्म में तुम्हें खो दिया, मेरी गलती थी। अब वांगजी अपने आप को ना थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप? वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं अगर बताऊँ कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है तो तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, तुम्हें याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। हाँ, विंग को ना ओनली फॉर फ्लैशेज आते थे, डीजाबू आता था, जैसे कि कभी कुछ हुआ है, कुछ सीन्स उसे दिखते थे, बट उसे कुछ याद नहीं था। विंग कहता है, मुझे वो सब नहीं जानना, बट आपको देख के कुछ। फिर वो चुप हो जाता है, कहता है, सर मैं मदद करता हूँ इनकी, आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। इतना बोल करके और वो इशारा करता है उन दोनों को उठा के लेके जाने। फिर सीचन और लोगों को बुलाता है, क्योंकि वो अल्फ़ा थे दोनों डॉक्टर। गार्ड्स आते हैं और उन दोनों को ले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद सीचन आगे से दरवाज़ा लॉक करके चले गए हुए थे, तो जो विंग था वो वांगजी को लेकर के बेड पे आता है। वांगजी नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ था और विंग ना बेड पे बैठा हुआ था। वांगजी ने अपना सर ना विंग के थाइस पे रखा हुआ था और उसको कमर से पकड़ के बोले जा रहा, रोए जा रहा था, और विंग का पैंट गीला हो रहा था, मतलब आंसू से, तो वो फील हो रहा था विंग को। और वांगजी रोते रोते बोल रहा, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश था पास्ट लाइफ में, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल घटी, मुझे नहीं पता कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुमने अपनी जान दे दी, मेरी वजह से। हाँ, अगर मुझे फिर से अगर मुझे तुम्हें खोना पड़े तो मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने अपनी बेबी को मार डाला, मैंने तुम्हें मरने के लिए रास्ता दिया। तुम्हें पता, मैं एक डेढ़ मंथ तक खुद को बस यही पूछता रहा कि उसमें उसकी क्या गलती थी, मैंने फ़ायदा उठाया था, मैं बदला लेने के लिए इतना अंधा हो गया था कि मैंने तुम्हें मार डाला, प्लीज़ विंग। वांगजी विंग के बालों को केयर्स करते हुए कहता है, अब सब ठीक है सर, सब ठीक है। वांगजी कहता है, प्लीज़ मुझे वांगजी बुलाओ प्लीज़। विंग कहता है, वांगजी सब ठीक है, ये इधर मुझे देखो। वांगजी फटक से उठ के और धीरे धीरे करके उसके बगल में बैठता है और विंग के फेस को होल्ड करता है। जैसे ही वांगजी की आंखें साइन करती है, विंग की आंखें भी साइन करने लगती है और वांगजी और विंग दोनों एक साथ बोलते हैं, मीट। वांगजी विंग को गले लगा लेता है। विंग और वांगजी के बॉडी के बीच में अभी भी डिस्टेंस था और वांगजी उसे गले लगाए हुए कहता है, अब तुम्हें यकीन हो गया कि हम सोलमेट पार्टनर्स हैं विंग? हाँ,
विंग कहता है शायद से हाँ, पर मुझे अभी भी आप पे ट्रस्ट इशू है सर। हंग जी कहता है मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा, इतना प्यार दूंगा कि एक दिन तुम्हारा ट्रस्ट इशू खत्म हो जाएगा विंग। मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया है पिछले लाइफ में उसके बाद मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। और इतना बोलकर वो ना विंग के नेक को ना स्निफ करने लगता है। विंग कहता है सर अब बुरा ना माने तो आप मेरे साथ ये सब मत करो प्लीज़। वांग जी कहता है प्लीज़ कॉल मी वांग जी या फिर लानजान। विंग कहता है लानजा प्लीज़, मैं जानता हूँ कि आपकी रट ट्रिगर हुई है, बट मैं आपको अपने बाहों में होल्ड कर सकता हूँ, अपने एम्ब्रेस में ले सकता हूँ, पर मैं फिजिकल नहीं होना चाहता। वांग जी को रट में होने के बावजूद भी विंग के जो फेरोमोन्स थे वो फील होने के बाद, जो कि अभी डरे हुए फेरोमोन्स थे, वो फील होने के बावजूद भी वांग जी अपने सेंस में था और वो कहता है हाँ हाँ मुझे तुम्हारे आगोश में सोना है प्लीज़ प्लीज़ विंग। विंग कहता है फिर विंग आराम से लेट जाता है। वांग जी अपनी आधे बॉडी को विंग के बॉडी पे रखता है, कंबल से एक दूसरे को टक करता है और विंग को अपनी तरफ मोड़ते हुए कहता है प्लीज़ मुझे सुला दो, मैं जानता हूँ कि मुझसे ये नहीं होगा, शायद से एनेस्थीसिया काम कर जाए प्लीज़ विंग। विंग कहता है हाँ मैं करता हूँ। इतना बोलकर वांग जी के जो हेड था उसके नीचे अपने हाथ को लेता है, देन उसकी बॉडी को और उसके हल्का हल्का टच करना स्टार्ट करता है। और अभी भी विंग और वांग जी की बॉडी दोनों सेपरेट थी नीचे से। धीरे धीरे करते करते ना 15 मिनट बाद वांग जी फिर से फाइनली, दवाई का असर हो रहा था, वो सो चुका था। विंग पूरी रात उसके साथ वैसे ही लेटा रहता है और मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। वांग जी जैसे ही विंग जाता है तो होता नहीं कि बेड खाली लगता है तो एहसास हो जाता है। वांग जी फटक से आँख खोलते कहता विंग, और वो भागते हुए वॉशरूम आता है जहाँ पे विंग ना फ्रेश होकर के एंड देन मुंह पे ना पानी का छींटा ले रहा होता है। वो वैसे ही मुंह में पानी भरे हुए था एंड देन उसकी गेट ओपन होने की साउंड सुनता है। वांग जी आके खड़ा था ना, तो विंग के मुंह में जो पानी भरा होता है वो सारा वांग जी मुंह पे उड़ेल देता है। वांग जी अपना मुंह साफ करते हुए कहता विंग तुम ठीक हो ना। विंग को तो डर लग गया था भाई कहीं थप्पड़ ना मार दे। फिर वो कहता है आई एम सो सॉरी आई मीन वांग जी। तो वांग जी उसे गले लगा लेता, कहता है इट्स ओके सब 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 ठीक है, मैं तो डर गया था कि तुम कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाओ। विंग कहता है तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया कि मैंने वो लॉक कर दिया। वांग जी कहता है 1 मिनट, फिर वो अपना पूरा मुंह साफ कर लेता है पानी से, फिर उसको कहता है बेडरूम में चलो वापस। तो विंग कहता है आपकी रट ट्रिगर हुई है तो आपको रट वाली दवाई भी तो लेनी होगी ना, वरना फिर से अभी ठीक है पर दोपहर में फिर आ जाएगी ना। वांग जी कहता हाँ मैं ले लूँगा पर अभी चलो। फिर वो दोनों बेडरूम में आके बैठ जाते हैं, कहते हैं मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे, मैं ऑफन की सारी जिम्मेदारी ले लूँगा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ का। तो विंग कहता है पर मुझे सेल्फ डिफेंड बनना है। वांग जी कहता है प्लीज़ विंग, तुम्हें पता है मैं माफिया से बिलोंग करता हूँ, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, तो तुम प्लीज़ घर में रहो, सेफ रहोगे है ना। तो विंग कहता है ठीक है मैं यहाँ रहने की कोशिश करता हूँ, बट अगर मेरा मन करे तो मैं चला जाऊँगा। इतना बोल करके अरविंद बैठा हुआ था तो वांग जी फिर से उसको पकड़ के ऐसे लेटा हुआ था, तो डॉक्टर की पूरी टीम ना उसको चेक करने के लिए आ रहे थे। वांग जी नीचे बैठा हुआ था। ये सीन देखकर तो सारे लोग हाँ करके देख रहे थे क्योंकि विंग बेड पे बैठा हुआ था, वांग जी नीचे बैठा हुआ था और उसके थाइस पे अपना मुंडी रखा हुआ था। डॉक्टर फिर आते हुए कहते मिस्टर वोंग आपको चेक करना होगा। फिर वांग जी की पूरी चेकअप करते हैं एंड देन रट को कंट्रोल करने वाली दवाई दी जाती है। विंग ने अपने सूदिंग फेरोमोन्स को ना कंट्रोल कर रहा था क्योंकि वहाँ पे और भी अल्फा थे जो कि उसे अट्रैक्ट हो रहे थे। वांग जी घूर कर सबको बोलता है, कहता हो गया तो सब निकलो। उसके जाने के बाद सीचन अंदर आते हैं और कहते हैं क्या सब ठीक है? तो विंग बोलता है हाँ सब ठीक है। तभी ना सीचन को ना वॉमिट जैसा फील होता है, देन वो अंदर चले जाते हैं। तो जैसे वो उल्टी करके बाहर आते हैं ना, वांग जी कहता है गगा क्या आप ठीक है? सीचन कहता है शायद मॉर्निंग सिकनेस मुझे 2-3 दिन से। तभी वांग जी उसकी नब्स चेक करता कहता है गगा। फिर विंग कहता है आप बैठ जाइए। फिर डॉक्टर की फिर एक टीम आती है और सीचन को चेक करती है, तो पता चलता है कि सीचन प्रेग्नेंट है। और सीचन कहता है आई एम सॉरी वांग जी, मैंने तुम्हें नहीं बताया, मुझे पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी चिल्लाते हुए कहता है गगा क्यों, क्या इसके बाप ने मना किया है? हाँ। विंग जैसे ये सुनता हुआ कहता है क्या हुआ है? सीचन कहता है नहीं मैंने उसे बताया ही नहीं है, मैं नहीं बताना चाहता, कहीं उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो, कहीं उसने मुझे छोड़ दिया तो।
मैं वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, इससे अच्छा है कि मैं नहीं बताऊँगा वांग जी। वैसे भी हमारे पास कोई चीज़ की कमी थोड़ी है। विंग ये सारी बातें सुनता है ना तो उसे फिर से डेजा वू फील हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ हो चुका है। एक्जैक्टली पास्ट लाइफ में भी ऐसे ही सेम हो रहा था। तो वांग जी कहता है मैं इसकी तो, फिर वो हान को कॉल करता कहता है इस बच्चे के बाप को उठा के लाओ। सारे लोग कहते हैं यस सर। 1 घंटा के अंदर जियांग चेंग को ना बांध बांध करके लाके पटक दिया गया था। हॉल में सीचन बैठा हुआ था अपने माथे पे हाथ लेकर के। विंग भी डरा सहमा था और वो भी बैठा हुआ था। और जियांग चेंग को लाके पटकते ही उसके मुंह पे कपड़ा था वो हटाते हुए वांग जी रिवॉल्वर आगे रखता है, देन कहता है तो पहले ये बताओ कि क्या तुम मेरे भाई को एक्सेप्ट करने वाले हो या नहीं? अगर ना बोला तो यहीं पे शूट कर दूंगा। जियांग चेंग कर रहा होता है, फिर उसके मुंह से चढ़ से टेप हटाता है, देन कहता है बोलो। जियांग चेंग कहता है एक तो तुम्हारे भाई ने मुझे बताया नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, दूसरी बात मेरी बात तो सुन लो। फिर कहता है हाँ बोलो। कहता है "हाँ, मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी की पापों का प्रायश्चित जो करना है वो विंग को देख रहा होता है। विंग अपने आप को देखते हुए अपने मन में कहता है ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। फिर वो कहता है वैसे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ और हम शादी करने वाले हैं, ठीक है ना? वांग जी कहता है ठीक है गगा, आप इसे अपने कमरे में लेके जाइए, हर चीज़ क्लियर कीजिए। अगर ये मना करे तो इसे सीधे शूट कर दीजिएगा और अगर आपसे ना हो तो मुझे बताइएगा। इतना बोल करके हान उसको पकड़ धकड़ के सीचन के कमरे में ले जाके पटक देता है। सीचन आते हुए कहता है सॉरी मेरा भाई थोड़ा हॉट टेम्पर है। जंग जिंग कहता है हाँ सेम मेरे जैसा ही है, खैर छोड़ो। फिर उसकी टमी पे हाथ रखते हुए कहता है सच में तुम प्रेग्नेंट हो? तो सीचन हाँ में सर हिला देता है। उसकी टमी पे अपना सर रखते हुए कहता है ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं पापा बनने वाला हूँ। सीचन कहता था तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? जंग जंग फ्रोन होते हुए कहता हे, एक तो तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो, दूसरी बात तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं इसे नहीं अपनाऊंगा जबकि ये मेरा बेबी है। हाँ सोचना भी, मैं तो अबॉर्शन कराने के बारे में, शादी नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें यहाँ से उठा के ले जाऊँगा, समझे ना? तो लैन सीचन कहता है ऐसा नहीं है, मुझे लगा शायद कि तुम मुझे रिजेक्ट। सीचन कहता है किसी न किसी को तो ओमेगा बनाना ही था, अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर लिया है तो तुम्हें ही बनाऊंगा ना, जाहिर सी बात है। चलो भी, इतना बोलकर उसे गले लगा लेता है। कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बनो या कोई और। सीजन कहता है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और भी है? जंग जिंग कहता है अभी तक तो नहीं था, पर मॉम सोच रही थी और मैं तुम्हें ले जाकर प्रेजेंट करूंगा अपने बेबी के साथ में, भले वो माने या ना माने। सीजन कहता है अगर मेरे भाई को पता चला तो तुम्हारी मॉम को उठा देंगी वो। कहता है ये भी है। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और सीजन बोल देता है कि सब कुछ ओके ओके है। उसके बाद सीजन कहता है कि आई थिंक इसकी मॉम डैड से बात करनी होगी। तो जियांग चिंग कहता है बोलो मुझे कब लेके आना होगा, क्योंकि तुम लोग तो आने से रहे। तो वांग जी कह देता है 2 दिन बाद लेके आओ, क्योंकि अभी इसकी रट आज और कल में ख़त्म होने वाली थी। उसके बाद वांग जी को पता चल रहा था कि हाँ भाई हाँ उसकी रट ट्रिगर हो रही है। देन उन लोग के जाने के बाद कहता विंग मेरे साथ ऊपर चलो। विंग कहता हाँ क्यों, मुझे कॉलेज जाना है। वांग जी आँख दिखाते हुए कहता प्लीज़। विंग ऊपर आता है। वांग जी के एकदम कबर्ड, विंग ना कबर्ड से टिक के बैठ गया था। वांग जी ना उसकी गोद में अपना सर रख देता है, कंबल से खुद को ढक लेता है। पहले तो वो दवाई खाता है, उसके बाद और कहता है मुझे सुला दो वरना मैं तुम्हें हार्म कर दूंगा। विंग कहता है खुद को कैसे कंट्रोल करते हो? वांग जी कहता है तुम्हारे होने का एहसास और तुम मेरे हो, ये एहसास मुझे जिंदा रखता है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें ईगरली तुम्हें खाना चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें चाहता हूँ विंग, अपने नीचे। तुम्हारी मॉर्निंग साउंड सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी सेक्सी वॉइस सुनना चाहता हूँ, बट मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता। मैं तुमसे किया हुआ वादा निभाना चाहता हूँ, ना कि मैं तुम्हें फिर से धोखा देना चाहता हूँ। तुम मानो या ना मानो। विंग कहता ठीक है मैं समझ गया, क्योंकि विंग को यकीन ही नहीं हो रहा था, उसको फेरी टेल की कहानियाँ लग रही थी सारी कुछ। फिर वो जैसे तैसे करके उसको ठोक पीट के सुला देता है। हाँ सुझो सुझो तू सुझो, लाइक ऐसे वांग जी ने सुधबो हम तो ऐसे बतिया के रहो, तू बतिया हमरा से, ठीक है। तो फिर उसको ठोक पीट के सुला देता है और इसका आज का भी ये रट खत्म हो गया था। अब एक कल का बच गया था। विंग ना फटक से ना सुबह से उसको नींद खुल जाती है, वो उठता है। देन वांग जी को उठाते हुए कहता है आज असाइनमेंट चेक करवाने हैं मुझे, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा। तो वांग जी बोलता है ओके ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो विंग कहता है नो नो नो, तुम्हारी रट ट्रिगर हुई है, मैं नहीं चाहता वहाँ पे बहुत सारे ओमेगा तुम्हारे आसपास मंड रहा है। वांग जी कहता है ओ तुम्हें जलन हो रही है विंग? कहता ऐसा कुछ नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है ना। फिर वो रेडी वेडी होकर के और नीचे आता है और वांग जी ना उसके लिए ना ऑलरेडी सारे कपड़े ना एडजस्ट करवा दिए थे कबर्ड में। तो विंग ये देख के बड़ा खुश, हाय हाय ये अल्फा तो मेरे पीछे जान लुटा रहा है भाई। अब विंग ना मतलब ट्रस्ट करने के लिए ना पहले उसको ना एग्जामिन कर रहा होता है। फिर वो नीचे आता है नाश्ता करके, हान के साथ वो कॉलेज निकल जाता है। वहाँ पे वो सारी चीज़ें जमा वमा करा करके जब वो लौट रहा होता है ना, एक तो वो माफिया वाले
वापस से उन लोगों को घेर लेते हैं। ऊपर से वो 4 लफंगों को जो विंग और सुयंग ने पीटा हुआ था ना, वो विंग को कार में देखते रहते थे। हाय हान को देख के उसको मतलब लगता है कि देखो इसने शुगर डैडी पटाया, चलो मैं इसका बैंड बजाऊँ। तो वो भी आते हैं। ऊपर से जो हान था वो माफिया से लड़ने में मतलब गोली शूटिंग हो रही थी तो उसमें लग गया था, और दूसरी तरफ विंग को ना वो 4 लफंगे आके फिर से परेशान करने लगते हैं। और उस समय एक ही कार थी, कोई था नहीं, हान था विंग था। विंग ना भाग रहा होता है और हान ना उन लोगों को शूट कर रहा होता है। वहाँ जब हान देखता है पलट के, हाय विंग ही नहीं है, फिर वो फटक से फ़ोन निकालता है और बोलता है वांग जी को कि वांग जी प्लीज़ प्लीज़ हेल्प करो, विंग नहीं मिल रहा है। वांग जी अपनी पूरी रेड ट्रिगर हो रही है, उसकी शाम का टाइम है और मतलब दोपहर के बाद होता है ना 2-3 का टाइम, तो वैसा टाइम है। और वांग जी अपनी उस हालत में भी विंग को ढूंढने के लिए सारे पंटरों को लेके निकलता है। विंग ने भागते भागते एक एली में आके अटक गया हुआ था और उसको मिल ही नहीं रहा था, मतलब रास्ता कि किधर जाए किधर नहीं, और वो काँप रहा होता है। तभी जो एक अल्फा था ना, वो विंग को आके ऐसे गंदे तरीके से ना उसकी बॉडी को जैसे फिर से टच करने वाला था ना, विंग ने नीचे बैठ गया था, अपने मुंडी को सर में झुका लिया हुआ था। एंड देन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तभी एक डंडा आके पीछे से उसके सर पे पड़ता है। और वांग जी उसका रौद्र रूप, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा मोटा सा जिसकी एक पाइप से उखाड़ा हुआ था, उस चारों को ना वहाँ पे कूट पीट के बराबर कर दिया हुआ था। एंड देन फिर से वही ब्लड स्टेन वगैरह सब था। विंग जब धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है ना, वो सारे ब्लड को देखते हुए इतना पैनिक करने लगता है, इतना पैनिक करने लगता है। वांग जी को पता था कि वो पैनिक करेगा, उसे खुद वो देख के पैनिक हो रहा था। वो उसके पास आते कहता विंग चलो चलो यहाँ से चलते हैं। और विंग को उठा करके जैसे तैसे करके कार में लाता है ना, विंग ना वापस से कांपते हुए कहता है क्या सब मर गए? वांग जी कहता है हे सब ठीक है, सब जिंदा है, बस बस बेहोश हुए हैं, चलो चलो चलते हैं घर। इतना बोलकर उसको जैसे तैसे घर लाते हैं। दोनों डरे हुए हैं, सहमे हुए लग रहे थे। अब विंग ना वांग जी को चिपट के पकड़े हुए था और उसकी शर्ट्स ना थोड़ी खुली हुई थी, तो वो जो सांसें छोड़ रहा था ना, तो वांग जी को ना थोड़ा अजीब हो रहा था। तो वांग जी कहता है अगर ऐसे करोगे तो कुछ हो जाएगा विंग, प्लीज़ कंट्रोल करो। विंग को जैसे तैसे करके वांग जी संभालता, उसकी रट ट्रिगर हो रही है पर वो विंग को संभाल रहा है, उसे कंसोल कराते हुए कहता है वो सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना। सबको हॉस्पिटल मैंने बोल दिया है शिफ्ट करने के लिए, मैंने बस मारा है, तुम्हें टच करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? विंग अपने फेस को ऊपर करते हुए कहता है कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए कुछ भी करोगे। वांग जी कहता है मैं एक माफिया हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए पूरी दुनिया में आग लगा सकता हूँ विंग, और मुझे पछतावा है तुम्हें ना बचा पाने का। वो पास्ट लाइफ की बात कर रहा था, विंग को लग रहा था अभी वाली बात है। तो विंग उसे गले लगाते हुए कहता है आई लव यू वांग जी, मुझे तुम्हें समझने में थोड़ा सा और टाइम चाहिए, बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, तुम्हारी वार्मनेस मुझे पसंद है, तुम्हारी गोद में मैं खुद को सेफ फील कर पाता हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ के कभी जाओगे तो नहीं ना? वांग जी कहता है नहीं, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने एक जन्म तो गवा दिया लेकिन ये जन्म नहीं। इतना बोलकर वो विंग को लेकर लेट जाता और कहता है बस मैं किस करना चाहता हूँ, क्या मैं करूँ? विंग हाँ में सर हिला देता है और वांग जी उसे एक डीप पैशनेट किस करता है। वो उसके माउथ को ओपन करके उसकी टंग को एक्सप्लोर करते हुए किस कर रहा होता है। वो अपर लिप्स लोअर लिप्स को सक करते हुए उसे एक हैप्पी वाले जोन में लेके जा रहा होता है। धीरे धीरे करके जो विंग के फेरोमोन्स थे वो भी एक कामुक फेरोमोन्स में तब्दील हो जाते हैं और वो वांग जी के बॉडी को ना टच कर रहा होता है। बैग से ना ऐसे खरोंचते नहीं है जैसे शर्ट्स के ऊपर से, वैसे ही स्क्यूज कर रहा होता है। वांग जी कहता है हे क्या कर रहे हो? विंग कहता है मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ मेरे करीब आने का, बस मुझसे प्रॉमिस करो कि ये मुझे धोखा नहीं दोगे। वांग जी कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, पर एक और प्रॉमिस करता हूँ कि शादी से पहले तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा विंग। हाँ भले ही मेरी रज ट्रिगर हुई है बट मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तुम्हारे होने से मेरा होना है, तुम्हारे ना होने से मेरा ना होना बेहतर है। विंग इतना बोल करके उसे वापस से किस करता है। देन अपने आप को कंट्रोल करने के लिए वांग जी उसे अपने सीने से लगा लेता है, सोने की कोशिश करता है, हालांकि हो तो नहीं रहा था। वांग जी अपने आप को सीधा करता है और विंग को अपने हाथ पे लेता है। देन दोनों सोने की कोशिश करते हैं लगभग 1 घंटे मशक्क़त करने के बाद, क्योंकि विंग भी अराउज हो चुका था, वांग जी ऑलरेडी अराउज था। वो सोता है, ये बहुत कष्टकारी था क्योंकि वांग जी बार बार बेड को स्क्यूज कर रहा था, उसकी बॉडी बहुत पेन दे रही थी। जी कहता है विंग प्लीज़ मुझे एक और कैप्सूल दे दो। तो वो कहता है क्या खराब ही नहीं करेगा? कहता है नहीं करेगा। फिर विंग उसको एक और कैप्सूल खिलाता है, पेन किलर देता है। एंड देन तब जा कर के कहीं वांग जी को राहत मिलती है और वो सो जाता है।
ऐसे करते हुए 3 दिन का रट उसका ख़त्म हो जाता है। चौथे दिन जियांग चेंग के फादर और मदर उससे मिलने के लिए आते हैं। विंग उसको देखते ही थोड़ा सा डर जाता है और वो वांग जी के पीछे छुप जाता है। तो वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसकी मॉम डैड आराम से एटीट्यूड में बैठे हुए थे एंड देन वांग जी सारा बात कह देता है। अब उसको तो पता है भाई लैन सिचन इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो लोग मना नहीं करते हैं, देन शादी के लिए हाँ कर देते हैं। वांग जी भी बोल देता है ठीक है चलो ये बात है। उसके बाद उन लोगों के जाने के बाद वो कहता है गगा मैं चाहता हूँ कि मेरी और आपकी शादी सेम डे पे हो। तो तभी लटका सुयांग आते हुए कहता है हे मैं भी शादी करना चाहता हूँ अपने बडी के साथ में, क्या मेरी नहीं करवाओगे? वांग जी कहता है ठीक है तो हम तीनों की करते हैं। इतना बोल करके वांग जी शादी की सारी चीज़ें अरेंज करता है नेक्स्ट डे के लिए। पूरा वाइट का पूरा थीम रखा हुआ था, वाइट बलून, वाइट फ्लोर, डेस्टिनेशन वेडिंग का पूरा प्लान था। उसके बाद तीनों कपल्स तीनों ओमेगा एक रूम में रेडी हो रहे थे। आई मीन कि सी चेन, विंग और सोंगलैन, उधर साओ सिंचेंग और सुयांग, वांग जी और जियांग चेंग अपने घर से ही रेडी होके आ रहा था। तो ये दोनों रेडी हो रहे थे। उसके बाद ये तीनों स्टेज पे थे और उसके बाद इन तीनों के हाथ में वाइट फ्लावर्स का बुके था और वो तीनों स्माइल करते हुए आ रहे थे। वांग जी के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी विंग को देख करके, क्योंकि फाइनली विंग इस जन्म में उसका होना था और वो बहुत हैप्पी था। उसके बाद वो आता है, विंग को आगे बढ़ के हाथ पकड़ता है। तो जियांगचिंग और सोयांग भी सेम कॉपी करते हैं एंड देन उन दोनों को पकड़ के ऊपर लाते हैं। उसके बाद वो तीनों पहले मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करते हैं। साइन करने के बाद एक दूसरे का रिंग एक्सचेंज करते हैं। फिर उसके बाद एल्डर और एंसेस्टर को बो करके शादियाँ करते हैं। फिर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। उसके बाद जो वहाँ पे प्रीस्ट था ना, वो 3 धागा लाता है और दोनों मतलब तीनों कपल्स के ना छोटी वाले जो फिंगर्स होती है, लिटिल फिंगर, उन दोनों को हाथों में बांधते हुए कहता है ये आपके हर जन्म जन्म के लिए है, आप हमेशा एक दूसरे के पार्टनर बन के रहेंगे। और इतना बोलकर हाथ में शैम्पेन का गिलास पकड़ाया जाता है और सब कपल एक दूसरे को चीयर्स करते हुए हाथ को इंटरवाइन करते हुए पीते हैं और उसके बाद शादी लॉक हो जाती है। उसके बाद इन दोनों को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ख़त्म हो गई थी, क्या बोलते हैं यार उसको, वेडिंग नाइट मनाने के लिए उन तीनों को स्वीट्स बुक किए हुए थे। तो सीजन कहता है वांग जी फिर घर पे, वांग जी कहता है मैं यहाँ रहने वाला हूँ गगा, आप और दोनों जाइए, है ना, क्योंकि घर को हम अकेले नहीं छोड़ सकते। हालांकि माफिया थे भाई, घर अकेला कैसे छोड़ सकते थे। और इतना बोल करके वांग जी कहता है दी मैंने तुम्हारे ऊपर घर के ऊपर एक अच्छा सा डिज़ाइन डेकोर किया है जहाँ पे हम वेडिंग नाइट मनाने वाले हैं। और पूरा छत पे ना वो ट्रेन का प्लान करा हुआ था। तो वांग जी विंग को लेकर के घर आता है और सीचन और जियांग चेंग के लिए सूट्स बुक था और साओ सिंचेंग और सोयांग के लिए उसके लिए भी सूट्स बुक था। तो उन दोनों को वहाँ के लिए रवानगी दी जाती है। और सबके जाने के बाद जितने भी लोग थे सारे माफिया पंटर ही थे, खा पी करके अपना डीजे तोड़ रहे होते हैं। घर में एंटर करते ही वांग जी विंग को गोद में उठाता है और उसे टेरेस की तरफ लेके आने लगता है। एक तो इतना बड़ा पैलेस था जिसकी खूबसूरती में ही मतलब क्या कहने, ऊपर आने के बाद विंग की आंखें फटी रह गई थी कि वांग जी ने एक बहुत बड़ा टेंट लगाया हुआ था। टेंट के अंदर लाइट बत्ती जैसे कि होते हैं ना फेरी टेल्स का सपना, स्टार्स, बड़ा सा बेड गोल टाइप का, कैंडल्स, फ्लावर्स। वांग जी विंग को नीचे उतारता है और फूलों पे चलाते हुए विंग को अंदर लेके आता है, उसे बेड पे बिठाता है और बिठाने के साथ उसके हाथ को लेता और कहता है माय ओमेगा, माय लव, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने तुम्हें वापस से ढूंढ लिया और इस जन्म में अपना बना लिया और आज फाइनली तुम मेरे अपने बनने वाले हो विंग। तो विंग कहता है मैं एक अनाथ हूँ, सोच लो। वांग जी कहता है आज से तुम्हारी एक फैमिली है, मैं हूँ और हमारे बच्चे होंगे विंग। इतना बोल कर उसे किस करते हुए धीरे धीरे बेड तक लेके जाता है एंड देन फिर दोनों के कपड़े रिमूव हो चुके थे और वांग जी और विंग की एक हॉट नाइट चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ सीचन और जियांग चेंग की भी सेम चल रही थी और सुयांग और साओ सिंचेंग के भी। वो लोग अपने हॉट एक्टिविटी को ख़त्म करने के बाद आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह विंग को उठा करके वांग जी बेडरूम में लाकर लिटा देता है एंड देन हान को कॉल करते हुए कहता है पूरे अनाथ आश्रम को अच्छे से डेकोर कर दो, मैं विंग को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। हान उसकी बात सुनता है एंड देन सारा चीज़ डेकोर कर देता है। दोपहर में जाकर विंग की नींद खुली थी तो वांग जी एक पेयर सेट उसके लिए पहले से निकाल के रखा हुआ था एंड देन कहता विंग पहन के रेडी हो जाओ। हालांकि विंग के कमर में थोड़ी दर्द हो रही थी, उसके लिए साथ में पेन किलर्स भी था। वो फ्रेश होकर के आता है और कपड़े पहन कर रेडी होते ही दवाई खा लेता है और उसके बाद वांग जी विंग को लेकर नीचे आता है।
आने के साथ ही वो नाश्ता करते हैं, मतलब खाना खाते हैं। उसके बाद वांग जी विंग से कहता है चलो तुम्हें कहीं ले जाना है, और वो कार में आके बैठ जाता है। उस कार के पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक था। सब कारवां चलता है ऑर्फन की तरफ। वहाँ आने के बाद विंग कहता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं वांग जी? वांग जी कहता है बस तुम्हारे ट्रस्ट को गेन कर रहा हूँ और क्या। विंग को लेकर अंदर आते ही सारे लोग गुब्बारे फोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ उड़ाई जाती हैं और सारे बच्चे उन दोनों की शादी की शुभकामनाएं देते हैं। अंदर आने के बाद वो दोनों जो दादी माँ थी उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और फिर वांग जी इशारा करता है तो ट्रक में से बहुत सारे खिलौने, कपड़े, जूते, बहुत सारी चीज़ें जो वांग जी लेके आया था, खाने की सामान आइटम, वो सब था। वांग जी कहता है देखो तुम्हारे घर के लिए, ये हमारी फैमिली है विंग, और मैं अपनी फैमिली को कैसे छोड़ सकता हूँ? विंग कहता है वांग जी तुम मुझे रुला रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, प्लीज़ विंग। उसके बाद वह सब एक एक करके बच्चों को देते हैं, देन सारे सामान को अंदर रखा दिया जाता है। फिर विंग सारे बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी दादी माँ आते हुए कहती है मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मैं जानता हूँ कि तुम उसकी सोलमेट पार्टनर हो, वो बहुत नाजुक है, उसे छोड़ोगे तो नहीं? वांग जी कहता है नहीं, एक बार खो चुका हूँ फिर से नहीं। वहीं दूसरी तरफ सीचन और जियांगचेंग वो दोनों बहुत हैप्पी थे, क्योंकि फाइनली उसका बेबी आ गया हुआ था, मतलब होने वाला था, एंड देन वो शादी भी कर चुके थे। तो जियांगचेंग कहता है क्या तुम्हें रिबॉर्थ पे यकीन है? सीचन उसकी बात सुन रहा था और कहता क्यों? कहता है मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ बुरा किया था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। अगर मैं ये कहूँ कि मैं पिछले जन्म में विंग को जानता था, शायद वो मेरा भाई था, तो तुम यकीन करोगे? ये कितना बकवास है ना, क्योंकि वो एक अनाथ है। सीजन कहता है मेरा भाई भी ऐसा ही कहता है। तो कहता मैंने तुम्हारे भाई को देखते ही पहचान गया था, काश ये सब कुछ अच्छा हो जाए। तो सीजन उसे गले लगाते हुए कहता है सब कुछ अच्छा हो चुका है, तुम चिंता मत करो, है ना? इतना बोलकर तो जियांगचेंग ना उसके टमी पे हाथ फिराते हुए कहता है हे देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे पापा को भी रिग्रेट है कि उसने उस टाइम उसकी मदद क्यों नहीं की। इस टाइम मैं उसकी हर विश पूरी करना चाहता हूँ, क्या वो मुझे माफ़ करेगा? वहीं दूसरी तरफ सुयांग और सीचन भी अपने हनीमून को अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। नाश्ता खाना रूम में ही मंगा रखा था और वो पलंग तोड़ रहे थे आराम से। उसके बाद ये दोनों रेडी होते हैं एंड देन घर आते हैं रात को, जहाँ पे विंग अच्छे से रेडी हो गया था और खाना जो टेबल पे था वो लगा रहा होता है। वांग जी स्टडी से निकलता है तो देखता है कि सीचन और जियांगचेंग आए हैं। तो वांग जी आते हुए कहता है गगा आप ठीक है ना? तो सीचन उसे गले लगा लेता, कहता मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। फिर वो कहता है हे मेरे भाई के साथ कुछ? तो जियांगचेंग कहता है हे बडी आई एम सो सॉरी। इतना बोलकर वो वांग जी को गले लगा लेता, कहता है मुझे सब याद है। वांग जी पहले तो कंफ्यूज होता है, देन कहता है मुझे पास्ट लाइफ की सब यादें हैं और मैं विंग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्या मैं जाऊँ? वांग जी कहता फिर वांग जी और सीजन खड़े थे और जियांगचेंग वहाँ आते हुए कहता है विंग। विंग कहता है हाँ। उसकी तरफ मुड़ जाता है और जियांगचेंग कहता है वैसे तुम्हें बुरा लगेगा कि मैं एक अल्फा होकर ऐसा कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। विंग वांग जी को देख रहा होता है, वांग जी आंख बंद करके इशारा करता है। फिर जियांगचेंग फटक से उसे गले लगा लेता है, देन कहता है मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। विंग कहता है किस बात की माफ़ी? हाँ मैंने कुछ नहीं किया सच में वांग जी। तो जियांगचेंग कहता है तुम्हें सपोर्ट ना करने और तुम्हें ना बचाने का दुख, तुम्हारे बेबी भी। इतना बोलते बोलते जियांगचेंग चुप हो जाता है, कहता है इस जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बोलना। हाँ तो तुम्हारी फैमिली मैं बनना चाहता हूँ। विंग विंग कहता है ऑलरेडी मेरी फैमिली है, मेरा अनाथ आश्रम। जियांगचेंग को थोड़ा बुरा लगता है, देन कहता है मैं भी बनना चाहता हूँ प्लीज़। तो विंग वांग जी को देखता है, वांग जी फिर से इशारा करता है हाँ हाँ बोल दो। वांग जी कहता है तो विंग कहता है मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें मिस्टर चा। तो जियांगचेंग कहता है आचेंग बोलो या फिर गगा। विंग बोलता है गगा। तो जियांगचेंग था उसे वापस से गले लगा लेता और कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे मुझे तुम्हें। और वो कहता है आप सब ठीक है, हम सब इकट्ठे रहेंगे, सब सब हैप्पी हैप्पी रहेंगे, है ना? तो विंग कहता है हम सब साथ में रहेंगे। उसके बाद सब लोग खाना वाना खाते हैं एंड देन सब लोग एंजॉय करते हैं। तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि सब कुछ हैप्पी हैप्पी एंडिंग हो गया है। आप लोग को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा एंड देन तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।